हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। स्कॉटलैंड कपूर फैशनेज की टॉप फ्लोर पर एक आलीशान केबिन जिसके बाहर लिखा था वर्ल्ड ऑफ सनशाइन। एक लड़की केबिन के अंदर आए और इस वक्त वो लड़की काफी ज्यादा डरी सहमी हुई नजर आ रही थी। केबिन के अंदर जाकर उसने सामने ही चेयर पर बैठी हुई लड़की की तरफ देखा और अगली ही पल अपना सर झुका लिया। वो टेबल के बिल्कुल पास आकर खड़ी हुई और अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स उस चेयर पर बैठी हुई लड़की की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैडम वो ये फाइल। वो लड़की जो लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी, उसने एक नज़र भी उस लड़की की तरफ नहीं देखा और बोली, तुम्हें दिखाई देता है या फिर नहीं। डरी सहमी लड़की जिसका नाम प्रिया था वो अपना सिर्फ हाँ में हिलाकर बोली, जी जी मैडम दिखाई देता है। वो लड़की जो चेयर पर बैठी थी वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, गुड फॉर यू। सामने वॉल क्लॉक है, उस पर टाइम देखो। प्रिया ने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां पर दोपहर के 1:10 बज रहे थे। वो धीमे से बोली, 1 बज रहे हैं मैडम। डी। वो लड़की प्रिया की बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, ओह रियली 1 बज रहे हैं। प्रिया तुरंत बोली, नहीं मैडम 1:10 हो गए हैं अब। वो लड़की गुस्से से प्रिया की तरफ देखते हुए बोली, और तुम्हें ये फाइल कितने बजे सबमिट करनी थी। प्रिया हड़बड़ाकर बोली, 1 बजे। अब वो लड़की अपनी जगह से उठी और टेबल पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए आए और बोली, कितने मिनट लेट हो तुम। प्रिया कांपती हुई आवाज में बोली, तारांकन 10 मिनट। वो लड़की अब दांत पीसते हुए बोली, आउट। उसकी बात सुनकर प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो लड़की एक बार फिर से बोली, आई सेड आउट। प्रिया रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरा एक छोटा बेबी है जिसकी तबीयत सही नहीं थी, उसकी वजह से ही मुझे ऑफिस आने में देरी हो गई, जिसकी वजह से मुझे ये फाइल बनाने में भी देर रही हो गई, लेकिन अब मेरा यकीन कीजिए आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। वो लड़की व्यंग्य से हंसी और बोली, ओह रियली तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब थी इसीलिए तुम्हें ऑफिस आने में देरी हुई। सी। प्रिया ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। वो लड़की अब उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, अगर तुम अपने बेबी की केयर कर रही थी तो आज सुबह कैफे द क्रंच में कौन था? कौन था वो जिसने रेड कलर की बड़ी ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी? साथ में एक लड़का भी था, शायद उसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। उस लड़के के पास लैम्बोर्गिनी थी और उस लड़के ने पहले तो उस लड़की के साथ कॉफ़ी पी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से उन दोनों के बीच क्या हुआ कि वो लड़का उस लड़की को कैफे में छोड़कर ही चला गया। पर नहीं, तुम्हें भी ये सब कैसे पता होगा ना, तुम तो अपने बेबी के साथ थी है ना। उस लड़की की बात सुनकर प्रिया की होश उड़ गई, क्योंकि वो लड़की जिस लड़की की बात कर रही थी वो कोई और नहीं प्रिया खुद थी। वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर रही थी बल्कि अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हुए अपने बॉयफ्रेंड से मिलने में कैफे द क्रंच गई थी, जहां उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो बार बार उस पर शादी का प्रेशर डाल रही थी। वो अपने पति से परेशान आ चुकी थी जो ना ही कोई काम करता था और ना ही पैसे कमाता था, लेकिन प्रिया को तो ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए थी जो उसे उसकी जॉब से नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलाया और अब अपने अमीर बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो लड़का भी सामने से सिर्फ टाइम पास कर रहा था। इसलिए शादी का प्रेशर आते ही उसने प्रिया को छोड़ दिया और कैफे में उसे बुरा भला सुनाकर वहां से चला गया। प्रिया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं परेशान थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैंने आपको सच बता दिया तो आप मुझे जॉब। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन जो कि कपूर फैशन की सीईओ थी वो गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम्हारी पहली गलती तुमने अपने पति को धोखा दिया, तुम्हारी दूसरी गलती तुमने मुझे भी धोखा दिया, क्योंकि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था वो द रेनबो फैशनेस का सीईओ है और तुम उसे हमारे डिजाइन्स लीक कर रही थी। तुम्हारी तीसरी गलती, तुम ना जाने कितने ही दिनों से ऑफिस हाउस में काम चोरी करके उसके साथ मजे उड़ा रही थी। और तुम्हारी चौथी और सबसे बड़ी गलती, तुमने सनशाइन को हल्के में ले लिया। तुम्हें लगा तुम मुझसे झूठ बोलोगी और तुम्हारा झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तुम्हें लगा तुम गलतियों पर गलतियां करती रहोगी और मैं उन्हें माफ करती रहूंगी, पर सॉरी बेबी, सनशाइन गलतियां माफ नहीं करती है। उसे गलतियां और गलतियां करने वाले इंसान दोनों से ही नफरत है। नाउ यू आर फायर्ड। आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एंड यस, कपूर फैशनेस को चीट करने के केस में तुम्हें 30,000 पाउंड्स का पेनल्टी देना होगा। आई होप तुम जल्द से जल्द ये पैसे कपूर फैशनेस में सबमिट करवा दो, वरना पति और जॉब से तो तुम जा ही चुकी हो, जेल में बैठकर चक्की पीसने की नौबत आ जाएगी। ये बोलते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर प्रिया का हस्बैंड देवांश खड़ा था जो उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसे वहां पर देखकर प्रिया के होश उड़ गए।
वो तुरंत देवांश के पास गई, लेकिन देवांश ने उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। देवांश ने अपने हाथ में अपना बेबी पकड़ा हुआ था। वो प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, आई जस्ट हेट यू। आइंदा कभी मुझे और मेरे बच्चे को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये बोलकर देवांश वहां से चला गया। उसे जाते देखा प्रिया का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने वापस सनशाइन की तरफ देखा और गुस्से से कांपते हुए बोली, हाउ डेयर यू, समझती क्या हो तुम खुद को। सनशाइन एटीट्यूड से बोली, कुछ ज्यादा नहीं कपूर फैशनेस की सीईओ सनशाइन। प्रिया चिल्लाते हुए बोली, तुम सीईओ नहीं, एक नंबर की घटिया लड़की हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों और पावर से कुछ भी कर सकती हो? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, पर तुम जैसी लड़कियां और कर भी क्या सकती हैं? जिसे खुद की जिंदगी नहीं संभाली गई वो भला हम जैसा को भी कैसे ही खुश रहने देंगी। उसकी बातें सुनते हुए सनशाइन के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। प्रिया उसकी एटीट्यूड भरी स्माइल देखकर गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? सब कुछ जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, देखी है मैंने तुम्हारी हालत। कैसे तुम्हें पैनिक अटैक आते हैं। सच कहूँ ना तो तुम हो ही इस लायक। तुम जैसी लड़कियां यही डिजर्व करती हैं जिनसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रही हो? बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कि तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। शादीशुदा थी ना तुम, पर पता नहीं कहां से भागकर मिस्टर कपूर के पास आ गई और उन्हें अपना ऐसा दीवाना बनाया कि उन्होंने तुम्हें कपूर फैशन का सीईओ बना दिया। अरे वो तुम्हारे नहीं, सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने हैं, और तुम जैसी लड़कियां भी पैसों के लिए आमिर जादों के आगे बिछने को तैयार रहती हो। अगर इतनी ही शरीफ हो तो बताओ ना, क्यों इंडिया की होकर भी तुम पिछले 3 साल से इंडिया नहीं गई हो? क्यों इंडिया के नाम से ही तुम डर से कांपने लगती हो? प्रिया की बातें सुनते हुए सनशाइन के हाथ जो उसकी चेयर पर थे वो कांपने लगे थे और वो चेयर पर अपने नाखूनों से खरोच कर रही थी। उसके नाखून चेयर के फाइबर के अंदर तक धंस चुके थे। प्रिया उसकी हालत देखकर हंसी और बोली, क्या हुआ, अब तुम्हारी स्माइल कहाँ गई? बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी ना तुम, अब दिखाओ ना एटीट्यूड। अपनी सच्चाई जानकर कांपने क्यों लगी? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन एकदम से आगे की तरफ हुई और उसने टेबल पर रखा हुआ कांच का पेपरवेट उठाकर जोर से प्रिया की तरफ फेंका। प्रिया की आंखें एकदम हैरत में फैल गई। बिल्कुल आखिरी वक्त पर वो एकदम नीचे की तरफ झुकी और वो पेपर शब्द सीधा कांच के दरवाजे पर जाकर लगा, और अगले ही पल उस कांच में एक दरार आए और देखते ही देखते वो पूरा कांच चकनाचूर होकर नीचे जमीन पर बिखर गया। इतनी तेज आवाज सुनकर पूरे ऑफिस का स्टाफ एकदम से सहम गया और प्रिया भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए सनशाइन की तरफ देख रही थी। सनशाइन गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, इससे पहले कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूं, चली जाओ यहाँ से। जस्ट लीव। उसका गुस्सा देखकर प्रिया की सिटी पिटी गुल हो गई और वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। जाते जाते कांच का एक टुकड़ा उसके पैर पर लगा और उसके पैर से खून बहने लगा। वो अपने पैर को देखने तक के लिए भी वहां पर नहीं रुकी और वहां से भाग गई। वहीं उसके जाने के बाद सनशाइन आगे की तरफ आए और उसे कांच के टुकड़े को देखने लगी। वो हल्का हल्का कांपते हुए उन टुकड़ों को देखती रही और फिर नीचे झुककर उन्हें अपने हाथ में लेकर अपने हाथ से मसलते हुए बोली, दर्द दर्द होता है, टूटने से दर्द होता है। नहीं नहीं, जो पहले ही टूट चुके हो उन्हें कोई दर्द नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं होता है। ये बोलते हुए वो उस कांच को बहुत ही बुरी तरह से अपने हाथ से मसल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, उसने यूं ही अपने कैमरा पर एक लाइव फुटेज ऑन की तो उस फुटेज को देखकर उसकी आंखें हैरत में फैल गई। वो तुरंत अपने केबिन से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस से निकल गया, जिसकी बिल्डिंग के बाहर लिखा था कपूर इंडस्ट्रीज। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिंघानिया इंडस्ट्रीज, एक शख्स अपने तेज कदमों से लिफ्ट से बाहर आया और अपने केबिन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा तो उसके पीछे पीछे ही लिफ्ट से निकल रही एक लड़की का हाथ लिफ्ट में आ गया था और उस लड़की के हाथ से अब खून तेजी से बह रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ अखन सिंघानिया था। वो जल्दी से उस लड़की की तरफ भागा जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट ध्रुविका थी। उसने जल्दी से ध्रुविका का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, क्या हुआ, ऐसे कैसे तुम्हारा हाथ लिफ्ट में आ गया? ओ गॉड, कितना खून बह रहा है, जल्दी से इसकी फर्स्ट एड करनी होगी, तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो ध्रुविका को जल्दी से अपने केबिन में लेकर आया। उसने ध्रुविका को वहां पर सोफे पर बिठाया और खुद मेडिकल बॉक्स लेकर ध्रुविका के हाथ की बैंडेज करने लगा। वो उसे दवाई लगा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दर्द अखंड को खुद हो रहा हो। ध्रुविका रोते हुए बोली, मुझे लिफ्ट यूज नहीं करनी आती सर,
मुझे लगा जब तक मैं लिफ्ट से बाहर नहीं निकलूंगी दरवाजा बंद नहीं होगा, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा दुपट्टा लिफ्ट में फंस गया और उसे निकालकर मैं जल्दी से जब बाहर निकलने लगी तो मेरा हाथ लिफ्ट के अंदर ही दब गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अखंड अब थोड़े गुस्से से बोला, जब तुम्हें लिफ्ट यूज नहीं करनी आती थी तो तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए था, अगर और कोई नहीं था तो तुम मुझसे पूछ लेती। ध्रुविका और भी ज्यादा रोने लगी। अखंड ने अब उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा अब रोना बंद करो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा हाथ सही हो जाएगा, खून बंद हो गया है, अब जल्दी से तुम पेन किलर ले लो ताकि दर्द भी कम हो जाए। ध्रुविका मायूसी से बोली, क्या पेन किलर लेने से दर्द कम हो जाता है? उसका सवाल सुनकर अखंड ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका दिल जैसे एकदम धक सा रह गया था। वो तुरंत पीछे की तरफ हटा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। उसकी नजरें हल्की झुकी हुई थी। ध्रुविका अपनी जगह से खड़ी हुई और अखंड की तरफ देखते बोली, मुझे नहीं पता सर ये वाला पेन किलर लेने से जाएगा या नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं पेन किलर ले लूंगी और बैंडेज के लिए थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं सर, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं, वरना ऐसा कोई बॉस नहीं होता जो अपनी पर्सनल असिस्टेंट की चोट पर इस तरह से मरहम लगाए। एक बार फिर से आपका शुक्रिया सर। ये बोलकर ध्रुविका हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अखंड ने अपना सर पीछे सीट से लगाया और कुछ पल यूं ही सीलिंग को देखते रहने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद कर वो बेहद डीप वॉइस में बोला, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो पेन किलर लेने से भी नहीं जाते और वो दर्द बर्दाश्त करने बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल। ये बोलते हुए उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा घूम रहा था जो एक ब्रिज के किनारे पर खड़ी थी, जिसके नीचे गहरा समुद्र था और उस लड़की की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थी। देखते ही देखे उसे लड़की ने अपने हाथ फैलाए और उस समुद्र के अंदर कूद गई। जैसे ही वो लड़की उस समुद्र में कूदी, अखंड जोर से चिल्लाया, मून। एपिसोड 2 आई जस्ट हेट यू मून अग्रवाल, सिंघानिया इंडस्ट्रीज। जैसे ही अखंड ने अपनी आंखें बंद की और उसे मून का समुद्र में गिरना याद आया, उसने तुरंत चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोली। उसका हाथ आगे की तरफ बढ़ चुका था, जैसे वो मून को बचाने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक से उसका सिर दर्द होने लगा और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। वो बेहद गहरी गहरी सांस ले रहा था। कुछ पल वो यूं ही अपनी जगह पर बैठा रहा और जब खुद को नहीं संभाल पाया तो तुरंत वहां से उठा और सामने ग्लास वॉल की तरफ आया, जहां से बाहर का सारा नजारा नजर आता था। उसने वहां पर रखी हुई सिगरेट की बॉक्स उठाए और उसमें से एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबा ली। अगले ही पल उसने उसे लाइटर से जलाया और सिगरेट के लंबे लंबे कस भरने लगा। पूरा स्मोक हवा में उड़ रहा था और उसकी नजरें बाहर की तरफ थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे जो उसकी तन्हाई का आलम बता रहे थे। उसकी आंखों का गहरा लाल रंग बता रहा था कि शायद वो कितने ही दिनों से ये यूं कहे कि महीनों से ढंग से सोया तक नहीं है। वो न जाने कितनी ही देरी वहां पर खड़ा सिगरेट पीता रहा और फिर अपने केबिन से बाहर निकलकर नीचे पार्किंग एरिया में आया, जहां पर गाड़ी में बैठकर वो सिंघानिया फार्म हाउस के लिए निकल चुका था। कुछ ही देर में वो सिंघानिया फार्म हाउस में पहुंचा। जैसे ही उसकी गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी, उसकी नज़र सामने खड़ी हुई गाड़ी पर गई जो कि कृतिका जी की गाड़ी थी। उसके चेहरे पर इरिटेशन भरे एक्सप्रेशन आ गए हो वहां से वापस जाने वाला था कि अचानक ही कृतिका जी उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। वो शायद बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। वो भी ये जानती थी कि अगर अखंड ने उनकी गाड़ी वहां पर देख ली तो अंदर आएगा ही नहीं। अखंड ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकलकर कृतिका जी की तरफ देखते हुए बोला, बताए क्यों आया आप यहाँ पर? कृतिका जी तुरंत उसके करीब आए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम्हें लेने। अखंड ने उनका हाथ अपने गाल से हटाया और बोला, कहाँ लेकर जाना चाहती हैं आप मुझे? कृतिका जी मायूसी से बोली, तुम्हारे घर जो तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना है। अखंड ने उनसे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोला, मेरा कोई घर नहीं है, मैं यही रहता हूँ और यही मेरी दुनिया है, इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं जाना, प्लीज आप चली जाए यहाँ से। कृतिका जी तुरंत उसके सामने आए और बोली, मून तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई और अब तुम हो कि जब से वो गई है तब से घर ही नहीं आई। पहले गुस्सा करते थे तो कम से कम जिंदा तो लगते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम दुनिया में होकर भी हमारे साथ नहीं हो। अखंड प्लीज नाराजगी छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे बिना रहना हमें अच्छा नहीं लगता। अखंड व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, आपसे किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ मॉम? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं रह सकता वहाँ पर जहाँ पर उसकी यादें हैं। मैं यहाँ हूँ तो जिंदा हूँ, अगर सिंघानिया मेंशन गया तो जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। और आप मुझे घर लेकर ही क्यों जाना चाहती हैं? आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, आप लोगों का पीछा छूट गया मुझ जैसे इंसान से जो अपने गुस्से में, अपने पागलपन में कुछ भी कर सकता है।
जिसके लिए किसी और के इमोशंस मैटर ही नहीं करते। आप प्लीज चले जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे अकेले रहना है। ये बोलकर वो तुरंत फार्म हाउस के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी एक लड़की की आवाज वहां पर गूंजी, प्लीज भाई घर चलिए ना, बात सच कह रही है, वो घर आपके बिना बिल्कुल सूना है। ये आवाज सुनकर अखंड का दिल धक सा रह गया। उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर एक लड़की खड़ी थी जो तकरीबन 21-22 साल की थी और उसका चेहरा बेहद मासूम था, लेकिन उसके चेहरे पर एक निशान था जो कोई जंग का निशान या फिर मेकअप का नहीं बल्कि जलने का निशान था। और उस निशान ने उसके चेहरे से अपनी शुरुआत की और फिर उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कपड़ों के अंदर ही कहीं छुप गया। उसके हाथों पर भी जलने के निशान थे। अखंड उस लड़की के पास आया और उस लड़की के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो लड़की रोते हुए बोली, क्योंकि मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा था भाई, हमेशा मॉम आपके यहाँ पर लेने आई थी, लेकिन आज तो मैं आई हूँ ना आपकी सबसे लाडली, प्लीज मेरे कहने पर ही आप घर चलिए। अखंड हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सॉरी, तुम मुझे घर पर लेकर जाने के लिए आए हो, लेकिन अब मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। बेशक से मुझे लेने कोई भी क्यों ना आए, वो घर मुझसे आज़ाद हो चुका है और मैं उस घर से, वैसे भी उस घर को सिवाय तकलीफों के मैंने कुछ नहीं दिया है, इसलिए प्लीज मुझे मजबूर मत करो। एक तुम ही हो जिसका कहा मैं कभी नहीं टाल सकता, लेकिन जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मॉम को लेकर घर जाओ और अपना ख्याल रखना। ये बोलकर अखंड अब तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी देखते ही देखते सिंघानिया फार्म हाउस से बाहर निकल गई। कृतिका जी और वो लड़की दोनों अखंड की तरफ देख रही थी। अखंड ने एक बार भी पलटकर उनकी तरफ नहीं देखा। उसकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी और उसके सामने मून का चेहरा था। वो अब तक तकलीफ में था, लेकिन अब अचानक ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से से बोला, सही कहती थी तुम कि तुम चांद हो और चांद पहले ही टूटा हुआ होता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जब चांद अपने पर आए तो वो बहुत लोगों का गुरूर तोड़ सकता है। तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी कह नहीं पाई कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ चांद। मैं तुमसे जरूर कहूँगा कि मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता हूँ। तुम वो हो जो मेरी जिंदगी में आए और मुझे ही छीन कर ले गई। मैं जो लोगों के इमोशंस को अपने पैरों तले रौंद देता था, आज मैं खुद के इमोशन संभाल नहीं पाता हूँ और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, इसलिए आई हेट यू। तुम तो चली गई लेकिन मुझे अपनी यादों के जाल में कैद कर गई, लेकिन अखंड सिंघानिया भी कम नहीं है। अगर तुमने उसे कैद किया है तो वो भी आज़ाद होना जानता है, और मैं आज खुद को तुम्हारी यादों से आज़ाद करूँगा। ये बोलकर उसने गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी थी। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी उस ब्रिज के पास पहुंची जहां पर मून ने उस गहरे समुद्र में छलांग लगाई थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसी जगह पर आकर खड़ा हुआ जहां पर मून ने बिल्कुल उसके सामने उस समुद्र में कूदकर अपनी जान दी थी। वो कुछ पल उस जगह को देखता रहा और फिर उस जगह पर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ जिससे अब उसके पैर ब्रिज के किनारे पर बनी हुई रेलिंग पर थे और उसकी आंखों के सामने वो गहरा नीला पानी एकदम शांति से बह रहा था। उसकी आंखों के सामने वो वक्त चल रहा था जब उसने मून को पहली बार देखा। जब मून सिर्फ 2-3 दिन की थी, उसके बाद उसने मून को तब देखा जब वो पूरे 18 साल की हो गई थी और फिर कुछ दिनों में उसने मून से जबरदस्ती शादी कर ली, ये कहकर कि मून उसका ऑब्सेशन है, उसका पोजीशन है। लेकिन शादी के बाद उसने मून को बताया कि मून उसका ऑब्सेशन या उसका प्यार नहीं बल्कि उसे मून से हद से ज़्यादा नफरत है, लेकिन वो उसे कभी उसे नफरत की वजह नहीं बता पाया और मून भी उससे नफरत की वजह पता लगाने की कोशिश करती रही लेकिन लगा नहीं पाए। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अखंड के साथ उसका नफरत का जो रिश्ता शुरू हुआ है उसे खत्म कर सके, लेकिन अखंड का टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने मून को अपने सामने झुकाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं किया। कभी उसके मॉम डैड को टॉर्चर किया तो कभी मून को बेइंतहा दर्द दिया और आखिर मून उस दर्द के आगे हार गई और उसने उस ब्रिज पर आकर समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अपनी सारी हरकतों को याद करते हुए अखंड का चेहरा और भी ज्यादा कांपने लगा था। वो गुस्से से बोला, चांद कहता था ना मैं तुम्हें, लेकिन अब तुम मेरे लिए मेरी चांद नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मून अग्रवाल हो, वो लड़की जिससे मैं पहले भी नफरत करता था और अब भी नफरत करता हूँ। बेइंतहा नफरत, बेहिसाब नफरत, पर अब नफरत की वजह बदल गई है। पहले नफरत खत्म हुई थी लेकिन अब ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ तो तुम गलत हो। आई जस्ट हेट यू मून अग्रवाल, आई जस्ट हेट यू। ये बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल उस गहरे समुद्र में कूद गया। एपिसोड 3 मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। स्कॉटलैंड, कपूर फैशंस। प्रिया के जाने के बाद सनशाइन ने अपना पूरा हाथ लहूलुहान कर लिया था। वो अपने हाथ की तरफ देख रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर आया। उस शख्स ने जैसे ही सनशाइन के हाथ की तरफ देखा, उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया हो। वही सनशाइन बिना उस शख्स की तरफ देखे ही बोली, प्लीज अब मुझे डांटिएगा मत।
ये बोलकर वो मुस्कुराए और अपनी जगह से ऊपर उठ गई। वो शख्स जो सनशाइन के सामने खड़ा था वो कोई और नहीं मिस्टर कपूर थे। मिस्टर कपूर जो स्कॉटलैंड के नामी बिजनेसमैन में से एक था। हालांकि स्कॉटलैंड में ज़्यादा इंडियन नहीं होते थे, लेकिन मिस्टर कपूर मतलब आहिल कपूर ने वहां अपनी एक अलग ही जगह बनाई हुई थी। तकरीबन 6 फुट 2 इंच की हाइट और बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक आहिल आगे की तरफ आया और सनशाइन को छूने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सनशाइन जोरों से चिल्लाई, डोंट टच मी। उसका चिल्लाना सुनकर एक पल के लिए आहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि सनशाइन ऐसा रिएक्शन दे सकती है। उसने बड़े ही प्यार से सनशाइन को देखते हुए कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो शाइन। लेकिन उसकी बात भी पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन ने वही टेबल पर रखा हुआ सामान उठाकर पटकना शुरू कर दिया। वो जोरों से चिल्लाते हुए बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं सुनना, समझ में आया तुम्हें? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। ये बोलते हुए वो लगातार सारा सामान नीचे फेंकना शुरू कर चुकी थी। अभी तक वो शांत थी, लेकिन अब जैसे ना जाने उसे क्या ही हो गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी, इसलिए आहिल ने जल्दी से केबिन का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद किया ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ बाहर न जाए। उसका केबिन साउंड प्रूफ था, जो आहिल ने स्पेशली सनशाइन के लिए ही करवाया था। वो एक बार फिर से सनशाइन के करीब आने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज़ शाइन, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना। तुमने कहा था कि तुम अब बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगी, बिल्कुल भी गुस्से से रिएक्ट नहीं करोगी। तुमने मुझसे वादा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एक पत्थर का शोपीस उसके सिर पर आकर लगा और उसकी दर्द से चीख निकल गई। उसके माथे पर चोट लग रही थी, जहां से खून रिस रहा था। उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और अपने माथे पर लगा लिया और सनशाइन की तरफ देखा, जो बुरी तरह से कांप रही थी। वो कांपते हुए बोल रही थी, उस लड़की ने मुझे कैरेक्टरलेस कहा। उसने कहा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ और मैं इंडिया से भाग कर आई हूँ, सब कुछ छोड़कर भाग कर आई हूँ। वो झूठ बोल रही है, वो सब झूठ बोल रही है। मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मैंने तो उसका सामने किया था, पर फिर मैं भी हार गई। मैंने किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि छोड़ा तो उसने मुझे नहीं। उसने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी लोग मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा? ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर अचानक ही वो जोरों से चिल्लाए और उसने सामने रखे टेबल को जोर से धक्का दे दिया। उस टेबल का ऊपरी हिस्सा पूरा कांच का था। जैसे ही उसने उसे टेबल को धक्का दिया, वो पूरा कांच नीचे गिरा और अगले ही पल चकनाचूर हो गया। टेबल को धक्का देते वक्त सनशाइन के हाथों में भी वो कांच लगा और उसका हाथ से भी खून बहने लगा। आहिल ने अब तेजी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। सनशाइन ने वही रखी चेयर उसकी तरफ घुमा दी। आहिल का पैर लड़खड़ाया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और एक बार फिर से सनशाइन को हाथ लगाया। सनशाइन से जोर से धक्का देना चाहा, लेकिन तब तक आहिल ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो उसे संभालते हुए बोला, प्लीज़ शाइन, खुद को संभालने की कोशिश करो। तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। तुम पैनिक नहीं हो सकती हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस तरह की बातों पर रिएक्ट नहीं करोगी, लेकिन एक बार फिर से तुम अपना कंट्रोल खो रही हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम स्ट्रांग। उसकी बात सुनते हुए ही सनशाइन जोर से चिल्लाई, नहीं हूँ मैं स्ट्रांग, नहीं हूँ। जब भी कोई उसका नाम लेता है तो मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। मुझे हट होता है आहिल, मुझे बहुत हट होता है। मुझे नफरत है उस इंसान से, लेकिन फिर भी वो इंसान मेरी यादों से नहीं जाता। ये बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसके पूरे बाल भी बिखरे हुए थे और पूरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था। रो रो कर आंखें सूजने लगी थी और होंठ सूखने लगे थे। उसकी हालत देखकर आहिल का दिल भी कांप रहा था। देखते ही देखते सनशाइन बेहोश हो गई और आहिल ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि बेहोशी के अलावा शायद सनशाइन का इस वक्त कोई इलाज भी नहीं था। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में अच्छे से उठाया और फिर उसे सामने रखे हुए सोफे की तरफ लेकर आया। पूरे केबिन में सिर्फ एक वही जगह थी जो थोड़ी सही बची थी, वरना सनशाइन सब कुछ बिखेर दिया था, सब कुछ तोड़फोड़ दिया था। उसने जल्दी से सनशाइन को सोफे पर लिटाया। सनशाइन बेहोशी में भी कांप रही थी। उसकी हालत देखकर आहिल ने सबसे पहले अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक छोटी सी कांच की डिब्बी निकाली और उसमें से 2-3 गोलियां निकालकर सनशाइन के होठों के नीचे रखी। वो गोलियां अपने आप ही डिसोल्व होने वाली थी। उसने अब तुरंत सनशाइन के हाथ की बैंडेज की। धीरे धीरे सनशाइन का कांपना बंद हो रहा था और उसकी हालत थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। आहिल ने वही साइड में रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और चम्मच से 2 घूंट पानी सनशाइन को पिलाए। उसे खुद को भी प्यास लगी थी, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सनशाइन थी। उसके अलावा से और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही सनशाइन को ऑब्जर्व करता रहा और फिर धीरे धीरे जब सनशाइन ने अपनी आंखें खोलने शुरू की तो आहिल ने राहत की एक सांस ली।
वो तुरंत उसके चेहरे पर झुका और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना शाइन? सनशाइन ने अपनी नमी भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी जगह पर उठकर बैठी। आहिल तुरंत बोला, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, खबरदार अगर तुमने ऐसे वैसे किसी इंसान के बारे में सोचा भी तो। मुझे भूख लगी है, तुम मेरे साथ लंच पर चलो। तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। सनशाइन ने अपनी सूनी सी आंखों से उसे देखा और अपनी जगह से खड़ी हुई। आहिल ने तुरंत साइड में रखा हुआ उसका फोन उठाया। उसे लगा सनशाइन उसके साथ जाएगी, लेकिन सनशाइन एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे थोड़ा वक्त अकेले बिताना है। ये बोलकर वो तुरंत वहां केबिन से बाहर चली गई। आहिल ने उसे एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, जैसे वो जानता हो कि ये तो होना ही था। बाहर लिफ्ट की तरफ आते हुए सनशाइन ने अपने बालों को सेट किया। वो नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। वही आहिल ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और परेशान होते हुए बोला, तुम कब तक ऐसी रहोगी? शाइन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। दर्द तुम्हें होता है, लेकिन उस दर्द का एहसास मुझे भी होता है। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे तुम्हें इस दर्द से बाहर निकालूं, कैसे तुम्हें तुम्हारे अतीत से बाहर निकालूं। रोज रोज तुम्हें ये पैनिक अटैक आना, अगर किसी ने भी तुमसे कुछ कह दिया तो तुम्हारा इस तरह से रिएक्ट करना, इतना इम्पल्सिव हो जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर मैं करूँ भी तो करूँ क्या? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने अपने फ़ोन पर सनशाइन की लोकेशन चेक की। हमेशा सनशाइन ऐसा ही करती थी, जब भी उसे पैनिक अटैक आते थे तो वो बाद में कुछ अकेले वक्त बिताने के लिए निकल जाती थी और फिर घंटे आहिल को नहीं मिलती थी। इसीलिए आहिल ने उसे एक पेंडेंट और चेन गिफ्ट की, जो कि डायमंड की थी और उसमें ट्रैकर फिट था, ताकि वो हमेशा उसकी लोकेशन पता लगा सके। वो कुछ ही दूरी पर बने हुए एक पार्क में थी। उसे उस पार्क में देखकर आहिल ने एक राहत की सांस ली और फिर एक वर्कर को बुलाकर पूरा केबिन ठीक करने को कहा और खुद केबिन से बाहर निकल गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सनशाइन की लोकेशन पर पहुंचा और उसकी बगल में आकर बैठा। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब ठीक लग रहा है? सनशाइन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हमें लंच के लिए जाना है ना? आहिल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो तो हम पहले आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। सनशाइन ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, क्यों लंच के बाद आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे आप? आहिल मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो मैं आइसक्रीम पार्लर खोल दूं, तुम एक बार हुक्म तो करो, लेकिन इतनी ठंडी में आइसक्रीम, अगर तुम्हारा गला खराब हो गया तो? सनशाइन हंसी और शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, फिर आप एक हॉस्पिटल भी खोल लीजिएगा। उसकी बात सुनकर आहिल मुस्कुराया। दोनों पार्क से बाहर आकर गाड़ी में बैठे और वहां से लंच के लिए निकल गए। कुछ देर बाद द टेस्ट हब रेस्टोरेंट। सनशाइन आहिल के सामने बैठी थी और अपना लंच फिनिश कर रही थी। आहिल की नजरें बार बार सनशाइन पर ही जा रही थी, क्योंकि वो नॉर्मल बिहेव तो कर रही थी, लेकिन आहिल जानता था कि वो अंदर से नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से वो एक्स्ट्रा खाना खा जा रही थी, वो उसके नॉर्मल ना होने के बारे में साफ बता रहा था। लेकिन आहिल कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक ही सनशाइन का हाथ रुक गया और उसकी नजरें सामने की तरफ उठ गई, जहां पर एक बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगा हुआ था और उस पर इस वक्त इंडिया की न्यूज़ चल रही थी, जिसे सुनने के बाद सनशाइन हल्का हल्का कांपने लगी थी। आई एम टोटली योर्स स्कॉटलैंड। सनशाइन आहिल के साथ अपना लंच कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसका हाथ रुक गया जब उसकी नज़र सामने एलईडी स्क्रीन पर गई, जहां पर इंडिया की न्यूज़ चल रही थी और उस वक्त एलईडी स्क्रीन पर अखन की तस्वीर दिखाई जा रही थी, क्योंकि इंडिया में मोस्ट अवेटेड फैशन शो होने वाला था, जो हर साल होता था और हर साल उसमें अखन की सिंगनियस फैशंस नंबर 1 पोजीशन पर आती थी। उस न्यूज़ में भी यही चल रहा था कि इस बार भी क्या ये फैशन शो अखन का फैशन हाउस जीतेगा या फिर कोई और इस बार बाजी मारेगा। अखन का चेहरा देखकर सनशाइन का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा और उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो देखते ही देखते पूरी तरह से शिविर करने लगी थी और उसकी आंखें एकदम स्थिर होती जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर आहिल समझ चुका था कि उसे पैनिक अटैक आने वाला है। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और सनशाइन के पास आकर उसका हाथ रगड़ते हुए बोला, नो शाइन नो, तुम इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगी, तुम्हें इस न्यूज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम चलो मेरे साथ यहाँ से। ये बोलकर उसने तुरंत सनशाइन को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वहां से निकल गया। सनशाइन ने अपने हाथ आहिल के कंधे पर कसे हुए थे और उसकी तरफ देख रही थी। आहिल ने उसे पैनिक अटैक आने से तो बचा लिया था, लेकिन अभी भी उसकी सांसें गहरी चल रही थी। वो सनशाइन को लेकर गाड़ी में बैठा और उनकी गाड़ी तुरंत कपूर हाउस के लिए निकल चुकी थी। कुछ देर बाद कपूर हाउस में एक लग्जरियस रूम, जहां पर बेड पर सनशाइन बैठी थी और उसके सामने ही आहिल खड़ा था। आहिल उसकी तरफ देखते हुए बोला,
ये कब तक चलेगा शाइन? तुम हर बार मुझसे वादा करती हो कि इस बार तुम उस घटिया इंसान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी और अगले ही पल तुम उसका नाम सुनकर ही पैनिक करने लगती हो। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हें इस हालत में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्यों नहीं खुद को समझाती? वो इंसान अब तुम्हारे लिए दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका नाम सुनकर तुम्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। ही इज़ नोबडी फॉर यू। सनशाइन थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, मैं जानती हूँ आहिल, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जब उस इंसान का नाम सुनती हूँ तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मैं बेचैन हो जाती हूँ तो पागलों की तरह रिएक्ट करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसने जो मेरे साथ किया वो मैं नहीं भूल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल गुस्से से बोला, भूलना पड़ेगा। उस शख्स की यादें मुझे तुम्हारे दिमाग में नहीं चाहिए। अगर अगली बार तुमने उस घटिया इंसान के नाम पर जरा सा भी रिएक्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद तुम जानती हो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर उस शख्स की वजह से तुमने अपने आप को हर्ट किया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सनशाइन अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे थोड़ा वक्त बाहर बिताना चाहिए। ये बोलकर वो जैसे ही आहिल को क्रॉस करने लगी, आहिल ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और बोला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सनशाइन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आहिल ने उसे अपने करीब खींचा और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, सॉरी शाइन, तुम जानती हो मैं खुद पर हमेशा कंट्रोल रखता हूँ, लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं हर बार तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम अपना पास्ट भूल ही नहीं पा रही हो। तुम्हारा पास्ट बार बार तुम्हें तकलीफ देता है जो मुझसे और नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर सनशाइन एकदम हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, पर आपने मुझसे कहा था कि मुझे जितना वक्त। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, कहा था मैंने तुमसे कि तुम्हें जितना वक्त चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। तुम्हें उस घटिया इंसान की यादों को पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकालने की ज़रूरत है, जिसके लिए तुम्हारा मेरे साथ इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। और यू नो व्हाट आई मीन, शादी से पहले मैं कोई लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्द से जल्द अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातों का मतलब समझकर सनशाइन एकदम चौंक गई। आहिल ने अब बड़े ही प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, यू नो ना आई लव यू मोर दैन एनीथिंग एल्स, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। शाइन, एक पुराने रिश्ते को भुलाने के लिए एक इंसान का नए रिश्ते में बंध जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये बोलकर उसने शाइन के माथे को चूम लिया और शाइन की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल एक बार फिर से बेचैन हो उठा था। वो अचानक ही आहिल से अलग हुई और वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। आहिल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक सनशाइन वहां से जा चुकी थी। वो अपने रूम में आए और आकर सीधा बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से अखन का चेहरा घूमने लगा था। अखन जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। हंसती खेलती मून सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन उस 18 साल की उम्र में ही जैसे उसने जिंदगी भर के दुख देख लिए थे, और जब दर्द की इंतहा हो गई तो मून ने खुद को खत्म कर लिया। और मून के खत्म होने पर जन्म हुआ सनशाइन का, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मून आज भी जिंदा थी, जो अखन का नाम सुनकर ही रिएक्ट कर बैठती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने तस्वीरों की तरह चल रही थी, और कब उन यादों में बहकर रोते रोते वो सो गई, उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सिटी हॉस्पिटल, अखन बेहोश था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। जब उसने समुद्र में छलांग लगाई तो उसका मैनेजर जो उसे ढूंढ रहा था उसने उसे देख लिया था और तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया था, जिसके बाद अखन को उस समुद्र से बाहर निकाल लिया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। हालांकि अखन को स्विमिंग आती थी, लेकिन वो स्विमिंग करने की कोशिश तक नहीं कर रहा था, जैसे वो बस समुद्र के अंदर गहराई में खो जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने उसके अंदर गया हुआ पानी निकाल दिया था, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। बाहर एक लड़की कृतिका जी और एकांश जी के साथ अखन के होश में आने का इंतजार कर रही थी। वो लड़की कृतिका जी की तरफ देखकर रोते हुए बोली, भाई को होश तो आ जाएगा ना मॉम। कृतिका जी ने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप करवाते हुए बोली, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वो लड़की रोते हुए एक बार फिर से बोली, लेकिन जैसे भाई ने आज से 3 साल पहले मून को खो दिया था, अगर हमने भी भाई को वैसे ही। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एकांश जी चिल्ला कर बोले, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा हमारे अखन को, वो बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे ही जिंदगी से नहीं हार सकता। कृतिका जी भी रोते हुए बोली, हार तो वो कब का गया है एकांश जी, उसका डिसऑर्डर पहले उस पर हावी था, लेकिन अब तो जैसे वो उसकी जान लेने पर तुला है। आप जानते हैं ना, ये अखंड का सुसाइड के लिए 12वां अटेम्प्ट है।
3 साल में वो 12 बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, वो भी हर बार उस समुद्र में कूदकर। अगर रेहान उसका पीछा ना करे तो हमने तो कब का उसे खो दिया होता। हमें कुछ करना होगा एकांश जी, इससे पहले कि अखंड अपनी जान के साथ कुछ और करें। हमें कुछ करना होगा, हमें उसे बचाना होगा। एकांश जी, कृतिका जी की बात सुनकर एकांश जी भी सोच में पड़ गए थे कि वो अखंड के लिए अब क्या ही करें। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त सनशाइन की आंखें खुली और वो अंगड़ाइयां लेते हुए बेड पर उठकर बैठी। उसने विंडो के पास आकर पर्दा हटाया तो हल्की हल्की धूप सीधा उसके चेहरे पर आई। बेशक से वो रात को रोकर सोई थी, लेकिन अब सुबह उसका चेहरा खिला खिला था। उसने जल्दी से शावर लिया और फिर बाहर हाल में आई जहां पर आहिल उसका इंतजार कर रहा था। उसने सनशाइन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करवा लिया था, लेकिन जैसे ही सनशाइन उसके सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी, उसे आहिल की कल की बातें याद आने लगी और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। आहिल ने जब उसके एक्सप्रेशंस देखे तो तुरंत बोला, आई एम सॉरी शाइन। सनशाइन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आहिल ने उसके सामने उसकी ब्रेकफास्ट की प्लेट रखते हुए कहा, कल मैं इमोशंस में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई नो तुम्हारे लिए ये सब डिफिकल्ट है, इसलिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। मैं तुम पर शादी का कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। इनफैक्ट अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करना चाहती तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन बोली, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। आहिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सनशाइन मुस्कुराए और बोली, नेक्स्ट मंथ हम दोनों शादी करेंगे, लेकिन क्या शादी से पहले मैं आपसे एक गिफ्ट मांग सकती हूँ? आहिल के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। सनशाइन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, प्रॉमिस मी कि अब जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। आहिल हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम जानती हो मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा है। आई एम टोटली योर्स। उसकी बात पर सनशाइन हल्का सा मुस्कुराए और बोली, पर वादा तो करना होगा ना। आहिल ने अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। सनशाइन ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर आहिल की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना हाथ सनशाइन के हाथ से हटाने लगा, लेकिन सनशाइन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। एपिसोड 5 मेरी जिंदगी पर आपका हैक है। स्कॉटलैंड, कपूर हाउस। सनशाइन की बात सुनकर आहिल ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन तभी सनशाइन ने उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ लिया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज आहिल, मना मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना अतीत हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं तो एक बार मुझे मेरे अतीत का सामना करने दीजिए। उसके बाद अब जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वहां से वापस आते ही मैं आपसे शादी करूंगी, बस एक बार मुझे वहां जाने की इजाजत दे दीजिए। आहिल गुस्से से बोला, ये तुम बहुत गलत कर रही हो शाइन। तुम जानती हो वहां पर जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारे पैनिक अटैक उस घटिया इंसान का नाम सुनकर ही शुरू हो जाते हैं, और जब तुम उसका सामना करोगी तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सनशाइन बोली, इसलिए तो मैं उसका सामना करना चाहती हूँ, ताकि अपने डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। आपको पता है, जब उस इंसान ने मुझे दर्द देना शुरू किया था तो मुझे हर एक छोटी बात पर तकलीफ होती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका दर्द देना बढ़ता गया वैसे वैसे मेरा दर्द महसूस करना कम होता गया, और एक वक्त ऐसा आया जब वो कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता था, और अब मैं यही उसके नाम के साथ करना चाहती हूँ। उसका नाम सुनकर ही मैं जैसे रिएक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बेशक से वो शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे रत्ती भर फर्क ना पड़े। मैं खुद को चैलेंज करना चाहती हूँ। आहिल, प्लीज आप मेरा साथ दीजिए ना। आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती। मैंने आपसे जो जो करने के लिए कहा आपने हमेशा किया है। एक आखिरी मौका मुझे दे दीजिए, और अगर आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, हम कल ही मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे और शादी कर लेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपने मेरी जान बचाई है, तो मेरी जिंदगी पर आपका हक है। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी। उसकी बात सुनकर आहिल कुछ पल उसकी तरफ देखता ही रहा। कितनी आसानी से अपनी बात कहकर सनशाइन अब ब्रेकफास्ट करने लगी थी। आहिल ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सनशाइन ने तुरंत अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं, ये लड़ाई सिर्फ मेरी है आहिल। हाँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन वो सपोर्ट आप मुझे मेरे पास रहकर नहीं, मेरे साथ रहकर देंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, आपको सही नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी इंडिया, बेशक से पूरी जिंदगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आहिल हंसा और बोला, एक तो तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा, सच में यू आर ए वेरी गुड एक्ट्रेस, और मुझे लगता है तुम्हारी ये एक्टिंग तुम्हें काफी काम आएगी। ये बोलते हुए वो बेहद छोटी आंखें कर सनशाइन की तरफ देख रहा था, और सनशाइन हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। आहिल ने उसके सामने जो जूस का गिलास रखा और बोला,
तुम जब जाना चाहो तब इंडिया जा सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर उस अखंड सिंघानिया ने इस बार लिमिट क्रॉस की तो आई विल मेक श्योर कि उसकी टांगे में अपने हाथ से तोड़ूं। उसकी बात सुनकर सनशाइन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना जूस का गिलास उठाया और उसे फिनिश कर दिया। आहिल मुस्कुराते हुए बोला, गुड गर्ल अंडरस्को। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अखंड को जैसे ही होश आया उसकी नजरें ऊपर सीलिंग की तरफ गई और एक पल में ही वो समझ गया कि वो हॉस्पिटल में है। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और आईसीयू से बाहर की तरफ आया। उसे बाहर आते देख बाहर खड़े कृतिका जी, एकांश जी एकदम हैरान रह गए। कृतिका जी तुरंत अखंड के पास आए और बोली, तुम बेड से क्यों उठे? अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अखंड गुस्से से चिल्लाकर बोला, एक बार फिर से अपने विहान को मेरे पीछे भेजा। मैंने आप लोगों से कभी कुछ कहा क्या? कभी कोई हेल्प मांगी क्या? तो फिर आप लोग क्यों बार बार मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हैं? जब मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो आप लोग क्यों बेवजह मेरे साथ ये जबरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे कि आपका बेटा मर गया, तो आप उसे बार बार जिंदा रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये बोलते हुए उसकी आवाज बेहद ऊंची हो गई थी। एकांश जी चिल्लाकर बोले, बस करो अखंड, बस करो। माँ है वो तुम्हारी, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। अखंड गुस्से से बोला, तो मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने तो आप लोगों से साफ साफ कह दिया है कि ना मुझे सिंघानिया मेंशन आना है, ना मुझे वहाँ के लोगों से रिश्ता रखना है, तो फिर आप क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़े हैं? अगर आप लोग जबरदस्ती मेरे पास आएंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, और अगर आपको नहीं बर्दाश्त तो अपनी बीवी को और अपनी बेटी को मुझसे दूर रखिए और खुद भी दूर रहिए। आइंदा अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे पास आया तो मेरी बदतमीजी पर ब्लेम मत कीजिएगा। ये बोलकर अखंड तुरंत वहां से चला गया और कृतिका जी बस रोते हुए उसे देखते रह गई। वो अब एकांश जी के पास आए और बोली, क्या जरूरत थी आपको उस पर गुस्सा करने की? आप जानते हैं ना उसकी हालत सही नहीं है, उसके इमोशंस पर उसका कंट्रोल नहीं है, वो जानबूझकर गुस्सा करता है, अंदर ही अंदर वो कितना टूट चुका है ये बात आप जानते हैं। फिर भी एकांश जी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में सनशाइन कपूर फैशनस में आए और आते ही केबिन में बैठकर अपना काम करने लगी। उसे इंडिया में होने वाले फैशन शो में अपनी एंट्री देनी थी। हालांकि उस शो में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, इसीलिए उसने अपनी इंडिया की आइडेंटिटी उसमें फिल की थी, जो उसने कुछ साल पहले ही नहीं बनवाई थी। एक नए नाम से, एक नई पहचान से उसने फॉर्म वगैरह फिल किया और फिर अपने केबिन से बाहर निकली। उसे कल ही इंडिया जाना था तो उसे अपनी प्रीपेइंग और पैकिंग भी करनी थी। अभी वो अपने केबिन से बाहर निकली हुई थी कि तभी उसे किसी का चिल्लाना सुनाई दिया। उसे आवाज को पहचानते हुए सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। वो आवाज किसी और की नहीं, प्रिया की थी, जिससे कल सनशाइन की बहस हुई थी। सनशाइन ने सामने की तरफ देखा जहां प्रिया खुद को गार्ड से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने सामने सनशाइन को देखा, वो चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है? मुझे कल तो बड़ी हिकड़ी दिखा रही थी, आज क्या हुआ? मुझे रोकने के लिए अपने इन पालतू कुत्तों को मेरे सामने खड़ा कर दिया। उसे अपने गार्ड्स के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सनशाइन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। सनशाइन बेहद एटीट्यूड से चलते हुए प्रिया के सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से नहीं बल्कि एकदम शांत लहजे में बोली, तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि मुझे तुमसे डर लगे। तुम यहाँ तक पहुंची तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन तुम मुझ तक पहुंचो इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। प्रिया व्यंग से बोली, अगर इतनी ही बेखौफ हो तो कहती क्यों नहीं अपने इन गार्ड से कि छोड़ दे मुझे, फिर देखते हैं कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाती हूँ कि नहीं। उसकी बात सुनकर सनशाइन ने अपने गार्ड्स की तरफ देखा और कुछ इशारा किया तो उन लोगों ने तुरंत प्रिया को छोड़ दिया। अगले ही पल प्रिया सनशाइन के बेहद करीब हुई और बोली, तुम्हारा अपना तो कुछ है नहीं, तुम खुद तो मिस्टर कपूर के टुकड़ों पर पलती हो और गुरूर तुम्हें इतना है कि तुमने अपने गुरूर में अंधी होकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर उसने अगले ही पल अपने पर्स में हाथ डाला और एक तेजधार चाकू निकालकर सनशाइन की तरफ बढ़ा दिया। सनशाइन एकदम से चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं आया। वो एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर प्रिया की तरफ देख रही थी। प्रिया ने अब वो चाकू उसकी गर्दन पर रखा और बोली, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पहले ही छोड़ दिया था और अब मैं कहीं की नहीं रही। ना मेरे पास रहने को कोई जगह है और ना ही कोई मेरे साथ रहना चाहता है। मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया गया और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सनशाइन एकदम चौंक गई। एपिसोड 6 रोमांटिक नाइट, स्कॉटलैंड, कपूर्स फैशन। जैसे प्रिया अपने हाथ में पकड़ा चाकू सनशाइन पर चलाने लगी,
अगले ही पल सनशाइन ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इस वक्त सनशाइन का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसकी गहरी नजरें प्रिया पर और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। प्रिया दर्द से कराहने लगी। जिस तरह से सनशाइन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसका हाथ लगभग से टूटने की कगार पर आ चुका था। सनशाइन दांत पीसते हुए बोली, गलतियां तुम्हारी और उसकी सजा दोगी तुम मुझे। तुम जैसे लोग पहले खुद प्यार का मजाक बनाते हैं, दूसरों के इमोशंस का मजाक बनाते हैं और फिर जब वही मजाक तुम लोगों के साथ होता है तो तुम लोगों की जान निकलने लगती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से बर्बाद हुई है, न कि मेरी वजह से। ये कहकर एक झटके से उसने प्रिया का हाथ छोड़ा और उसके हाथ से वो चाकू खींचकर दूर झटक दिया। प्रिया चिल्लाकर बोली, लेकिन अगर तुम मेरे पति को वो सब नहीं बताती तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले भी सनशाइन एकदम सर्द आवाज में बोली, कर्मा इज अ रियल बिच बेबी। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और आइंदा अगर कपूर फैशंस के आसपास भी दिखाई दी तो आज तो छोड़ रही हूँ तुम्हें, अगली बार जेल की सलाखों के पीछे ऐसा भिजवाऊंगी कि पूरी जिंदगी बाहर की हवा खाने के लिए तड़प कर रह जाओगी। ये बोलकर वो अब लगभग से चिल्लाते हुए बोली, आउट। उसके मुंह से आउट सुनकर उन गार्ड्स ने तुरंत प्रिया को पकड़ा और उसे लगभग से घसीटते हुए वहां ले गए। वहीं इस वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला और आहिल अंदर आया। वो सनशाइन को पिक करने के लिए उसके ऑफिस आ रहा था, लेकिन जब उसने यूं ही कैमरा फुटेज ऑन की तो देखा कि प्रिया सनशाइन पर अटैक कर रही है, जिसे देखकर उसने गाड़ी की स्पीड तुरंत बढ़ा दी थी और जल्द से जल्द वहां पर पहुंच गया था। उसने जब प्रिया को गार्डों के साथ बाहर जाते हुए देखा तो तुरंत सनशाइन की तरफ आया और बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलते हुए उसने अपने हाथ सनशाइन के कंधों पर रख दिए थे। सनशाइन हल्का सा अपना सर में सर हिलाया। अगले ही पल आहिल ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने उसे तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखते देखा। मैं तुम्हें बात नहीं सकता मुझे कितना डर लग रहा था, कैसा फील हो रहा था मुझे। सनशाइन ने अपने हाथ हल्के से उसकी पीठ पर रखे और बोली, मैं ठीक हूँ आहिल, आप प्लीज पैनिक मत होइए। आहिल उससे अलग हुआ और गुस्से से बोला, पैनिक पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे ऐसे छोड़ क्यों दिया? पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अगर उसने दोबारा तुम पर अटैक करने की कोशिश की तो? सनशाइन मुस्कुराए और बोली, लेकिन मैं तो इंडिया जा रही हूँ। आहिल हैरानी से बोला, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया जा रही हो? वापस तो आना है ना तुम्हें? और अगर उसने कभी अटैक कर दिया तो? सनशाइन अब मुस्कुराए और बोली, तो आप है ना, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब जल्दी से मुझे एक बार फिर से आइसक्रीम खिलाने ले जाए। उसके बाद तो मैं इंडिया चली जाऊंगी और मैं आपकी आइसक्रीम बहुत मिस करूंगी, पर हाँ, मेरी याद में 2-4 आइसक्रीम पार्लर जरूर खुलवा लीजिएगा। उसकी बात सुनकर आहिल हंसा और फिर वो दोनों एक बार फिर से आइसक्रीम खाने निकल गए, जो कि उनका फेवरेट काम था, क्योंकि जब भी वो दोनों परेशान होते तो भी आइसक्रीम खाते और दोनों को कोई सेलिब्रेशन करना होता तो भी आइसक्रीम खाते। यूं ही पूरा दिन बीत गया और अब रात के वक्त सनशाइन अपने रूम में थी और अपनी पैकिंग कर रही थी। उसने अपना सारा सामान पैक किया तो उसकी नज़र अपने रूम में रखी हुई अपनी मॉम दाद की फोटो पर गई। उसने तुरंत उस फोटो को अपने हाथों में लिया और उसे लेकर बैठ गई। सनशाइन वो फोटो अपने सीने से लगाते हुए बोली, पिछले 3 साल से मैंने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी है मम्मा ज्यादा, और अब मैं पूरे 3 साल बाद आपसे मिलने आ रही हूँ। अब मुझे चोरी चोरी आपकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अपनी आंखों के सामने देख पाऊंगी। आपकी वो बेटी जो आपको छोड़कर चली गई थी, वो आपके पास आएगी, लेकिन किसी और पहचान से। काश मैं कभी मिस्टर सिंघानिया की नज़रों में आती, नहीं तो मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाती। हमेशा आपके साथ रहती। मिस्टर सिंघानिया ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरा वजूद छीन लिया, और वो भी छीन कर उन्हें सुकून नहीं मिला तो उन्होंने मुझसे। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। वो दर्द जो अखंड ने उसे दिया था वो आज भी उसे महसूस होता था। उसे ऐसे लगता था जैसे एक नन्ही जान अभी भी उसके अंदर पल रही है और अखंड अगले ही पल उससे वो नन्ही जान छीन कर ले जाएगा। उसने अपने आंसू साफ किया और बोली, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मिस्टर सिंघानिया को पता चले कि आखिर दर्द होता क्या है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि सुकून तो उन्हें भी नहीं मिला होगा। आखिर उनकी चाहत तो मुझसे हद दर्द की तड़पने की थी ना। अभी उनकी हद पूरी कहाँ हुई थी। बहुत डर लिया उनसे और बहुत छिप लिया उनसे। अब मैं उनके सामने आऊंगी, उनका सामना करूंगी, उनसे बदला लूंगी। ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि आप लोगों ने मुझे वो परवरिश नहीं दी जो इस हद तक गिर जाए, पर हाँ, शायद उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करा पाऊं। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपने बैग को पूरा पैक कर दिया। वो सोने ही जाने वाली थी कि अचानक आहिल का उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन अनलॉक किया तो आहिल ने उसे ऊपर टेरेस पर बुलाया था।
सनशाइन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैयार गई। उसने तुरंत अपना हुलिया ठीक किया और टेरेस की तरह आयल जहां पर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि सामने आहिल ने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन कर रखी थी। सामने टेरेस पर एक बहुत प्यारा सा झूला लगा हुआ था जिसके आसपास बलून्स और फ्लावर की डेकोरेशन थी। नीचे रोज पेटल्स बिखरे हुए थे, साइंटिस्ट कैंडल्स लगी हुई थी, नीचे फोग दिखाई दे रहा था और सामने आहिल मुस्कुराते हुए सनशाइन की तरफ देख रहा था। सनशाइन आगे आए और अपने आसपास देखते हुए बोली, ये सब क्या है आहिल? आहिल ने उसके आगे अपना हाथ बढ़ाया तो सनशाइन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। आहिल ने उसे अगले ही पल अपनी तरफ खींचा और बोला, अब तुम जा रही हो तो सोचा एक रात हम दोनों के बीच ऐसी हो जो तुम्हारे बिना गुजरने वाले कुछ दिनों की भरपाई कर पाए। सनशाइन मुस्कुराए और बोली, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। आहिल भी जल्दी से बोला, यस तुम पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रही हो। सनशाइन हंसी और बोली, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आहिल ने उसे गोल घुमाया और अगले ही पल उसके पेट पर अपना हाथ रखा और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखकर बोला, अगर मैं कहूं कि एक पल भी तुम्हारे बिना बिताना मुझे अच्छा नहीं लगता तो? सनशाइन मुस्कुराए और बोली, अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप मेरे साथ चलिए क्योंकि अगर आप मेरे साथ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुकी और उसने अपने होठों को अपने दांतों में दबा लिया। आहिल ने अगले ही पल उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सनशाइन ने अपना सिर्फ ना में हिलाया। आहिल ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और बोला, तुम उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, मैं उसे तुम्हारे आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और तुम सिर्फ और सिर्फ अपना डर खत्म करने के लिए जा रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सनशाइन मुस्कुराए और उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर उसकी गर्दन पर अपनी बाहों का हार लपेटते हुए बोली, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अगर मैं वहां गई तो हमेशा के लिए वहीं ना रह जाऊं? उसकी बात सुनकर आहिल ने तुरंत उसे और भी ज्यादा अपने करीब किया और बेहद डीप वॉइस में बोला, जान निकल जाएगी मेरी। सनशाइन ने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत उसके सीने से लग गई। उसे आहिल की नज़रों में अपने लिए प्यार साफ दिखाई देता था। एक वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा भी था जब ना चाहते हुए भी उसे अखन की आंखों में अपने लिए प्यार देखने की चाहत हो गई थी और उसे वो प्यार कभी दिखाई नहीं दिया। दिखाई दी तो सिर्फ और सिर्फ नफरत, लेकिन आहिल उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था। जैसे वो एक डेलिकेट फ्लावर हो, ना किसी को देखने देता, ना किसी को छूने देता, न तेज हवा लगने देता और न तेज धूप। वो उसके साथ आकर झूले में बैठी और आकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। आहिल मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हालांकि उसने जो भी डेकोरेशन वगैरह की थी वो इसलिए नहीं की थी ताकि वो सनशाइन के साथ एक रोमांटिक नाइट बिता सके, बस इसलिए की थी कि वो दोनों एक रात एक दूसरे के साथ बिता सके, क्योंकि आज तक आहिल ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए सनशाइन के रूम में नाइट स्टे नहीं किया था। वो सनशाइन के बालों को सहलाने लगा। कुछ ही देर में सनशाइन गहरी नींद में चली गई। उसके सो जाने के बाद भी आहिल ना जाने उसे कितनी ही देर देखता रहा और फिर उसने नीचे झुककर सनशाइन के माथे पर अपने होंठ रख दिए। वही अखन जो इस वक्त अपने बेड पर सोया हुआ था, वो अचानक ही बेचैन हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उससे उसका कुछ छीन रहा है। वो तुरंत हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसकी आंखें बेहद गहरी लाल दिखाई दे रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, जबकि ड्रिंक अब उसके लिए जहर थी। वो अपनी हालत पर हंसा और बोला, जब मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं तो कोई मुझसे छीनेगा क्या? अब तो एक जान है और वो भी जिंदा नहीं लगती। ये बोलकर उसने अपना सर तकिए पर रखा। उसकी आंखों के किनारों में एक बार फिर से आंसुओं की बूंदें आकर ठहर गई थी। सुबह का वक्त, स्कॉटलैंड। सनशाइन की आंखें खली और आंखें खुलते ही उसे खूबसूरत आसमान दिखाई दिया, क्योंकि वो अभी भी आहिल की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। वो तुरंत झूले से नीचे उतरी और फिर आहिल की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे आहिल, और मुझे भी कर देंगे, लेकिन अब सनशाइन सिर्फ सनशाइन है, मून अग्रवाल नहीं। और सनशाइन कमजोर नहीं हो सकती, इसलिए सॉरी, आपको इन्फॉर्म किए बिना ही जा रही हूँ। ये बोलकर वो आहिल के बिल्कुल करीब आई। उसने हल्का सा अपना हाथ आहिल के चेहरे पर रखा और उसके चेहरे पर झुकने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नमी तैरने लगी और वो तुरंत भागते हुए वहां से नीचे चली गई और कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। एपिसोड 7, मेरा नाम सनशाइन है। मुंबई एयरपोर्ट। एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकली। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का टॉप और ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। साइड में टंगा हुआ छोटा सा बैग और कली बालों के साथ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट नजर आ रही थी और आंखों में एक अलग ही चमक जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली।
उसने अपना फ़ोन ऑन किया था कि कैब बुक कर सके, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन ऑन हुआ उस पर कॉल आने लगा और कॉल पर लिखा हुआ था आहिल। सनशाइन अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए मुस्कुराए और बोली, अब मैं जानती हूँ मुझे आपकी बहुत सारी डांट सुनने को मिलेगी, लेकिन मैंने गलती की है तो डांट तो मुझे सुनाई ही पड़ेगी। ये बोलकर उसने फ़ोन रिसीव किया और अपने कान से लगाए। सामने से आवाज़ आई, कैब बुक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सामने एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है, चुपचाप जाकर उसमें बैठो। आहिल की बात सुनकर सनशाइन सामने की तरफ देखा जहां पर एक वाइट कलर की लग्जरियस गाड़ी खड़ी थी। वो उस गाड़ी को देखकर मुस्कुराए और बोली, आपने मुझे डांटने के लिए फ़ोन नहीं किया है। आहिल जो इस वक्त अपने डाइनिंग टेबल पर था और रात का डिनर कर रहा था, वो मुस्कुराते हुए बोला, तुमने काम तो डांट खाने वाले किए हैं शाइन, लेकिन तुम्हें डांटने के लिए मेरा तुम्हारे पास होना जरूरी है, ताकि तुम्हें डांट कर बाद में तुम्हें संभाल भी सकूं, और फिलहाल मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, इसलिए जब तुम वापस आओगी तब एक साथ तुम्हें सारी डांट सुनने को मिलेगी। सनशाइन मुस्कुराए। अब वो गाड़ी उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो चुकी थी। वो गाड़ी में बैठते हुए मुस्कुराकर बोली, अब इसके आगे क्या? आहिल हंसा और बोला, इंडिया जाने का फैसला तुमने लिया था तो तुम्हें पता होगा कि आगे तुमने क्या करना है। सनशाइन कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे? आहिल एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अगर खुद को संभाल सकती हो तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर सब चीज़ बीच में छोड़कर खुद को न संभालते हुए वापस आई तो मुझसे बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिलेगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर सनशाइन की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत बोली, अब मैं खुद को संभालना ही तो चाहती हूँ आहिल, आपने मुझे बहुत संभाल लिया। अब मेरी अपनी बारी आए, प्रॉमिस अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये बोलकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आहिल अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, आई होप जैसे मैंने सोचा है सब कुछ वैसा ही हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन एक बार फिर से किसी को फ़ोन करने के लिए अनलॉक किया और फ़ोन पर बात करने लगा। कुछ ही देर में सनशाइन की गाड़ी एक विला के बाहर आकर रुकी। वो उस खूबसूरत विला को देखने लगी जिस पर गोल्ड प्लेट में लिखा था कपूर्स विला। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सनशाइन गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आई। बाहर दरवाजे से लेकर अंदर में गेट तक तकरीबन 10 गार्ड्स वहां पर खड़े थे, और जैसे ही सनशाइन अंदर आए, अंदर आते उसकी नज़र कुछ सर्वेंट पर गई जो वही साइड में खड़ी थी। सनशाइन उनमें से एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? उस सर्वेंट ने अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं, बस हम सर्वेंट ही इस विला की देखभाल करते हैं। सनशाइन हल्का सा मुस्कुराए। एक सर्वेंट उसके पास आकर बोली, चलिए अब मैं आपको आपके रूम में लेकर चलती हूँ। सनशाइन हंसी और मन ही मन बोली, तो आपने मेरे लिए रूम भी रेडी कर रखा है? इम्प्रेसिव आहिल। ये बोलकर वो उस सर्वेंट के साथ आगे की तरफ बढ़ गई जहां पर वो उसे एक लग्जरियस रूम में लेकर आई जो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव भी लग रहा था। वहाँ की हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और क्लासी लग रही थी। सनशाइन उस रूम को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघनिया फार्म हाउस। अखंड अपने फार्म हाउस में बाहर हॉल में बैठा था और उसके हाथों में ड्रिंक का एक गिलास था। उसके सामने ही विहान खड़ा था जो अभी अभी वहां पर आया था। अखंड विहान की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ क्यों आए हो? विहान थोड़ा सकपका कर बोला, वो सर मैं आपसे जानना चाहता था कि कल फैशन शोज को लेकर एंट्रीज होने वाली है, होटल ताज में कल का इवेंट होने वाला है, आप उस इवेंट में जाएंगे या नहीं? हम इस बार इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नहीं? अखंड ने अपने हाथों में पकड़े हुए गिलास की तरफ देखा और फिर एक नज़र विहान की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे विहान? विहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अखंड हल्का सा तिरछा मुस्कुराकर बोला, इंसान बिजनेस किसके लिए करता है? विहान उसके इस अटपटे सवाल पर समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा जवाब दे, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग से जवाब दिया, पैसे कमाने के लिए, रुतबा कमाने के लिए। अखंड व्यंग्य से हंसा और बोला, पैसा सही कहा तुमने, इंसान बिजनेस पैसा कमाने के लिए करता है, लेकिन उसे पैसा किस लिए चाहिए होता है? विहान कुछ सोचते हुए बोला, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। अखंड ने अब अपने हाथों में पकड़ा हुआ गिलास जोर से नीचे जमीन पर फेंका और चिल्लाते हुए बोला, जब मैं जीना ही नहीं चाहता तो मैं किसी फैशन शो में पार्टिसिपेट क्यों करूं? क्या जरूरत है मुझे बिजनेस करने की? मुझे ना ही कोई बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी है और ना ही कोई इवेंट करना है। मुझे कहीं नहीं जाना। आइंदा तुम कभी किसी भी बिजनेस रिलेटेड चीज़ के लिए मेरे पास मत आना। मुझे नहीं आना। सिंघानिया इंडस्ट्रीज में दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी वो गिलास फेंका है मैंने, तुम्हें इस फार्म हाउस से बाहर फेंकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे।
विहान उसकी बातें सुनकर उसकी तरफ देखता रहा और फिर एक कोशिश उसे समझाने की करते हुए बोला, लेकिन आप हमेशा इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं सर, और हमेशा हमारा फैशन हाउस इसमें नंबर 1 पोजीशन पर आता है। अगर इस बार आप पार्टिसिपेट हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अखंड अपनी जगह से खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने विहान के पास आकर उसे गिरेबान से पकड़ लिया। विहान की आंखें बड़ी हो गई। अखंड गुस्से से गरजते हुए बोला, कहा था मैंने तुमसे कि चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ, लेकिन नहीं, तुमने तो जैसे ठान लिया कि तुम मेरा पीछा छोड़ोगे नहीं, लेकिन मुझे भी तुम जैसे को हैंडल करना आता है। ये बोलते हुए उसने विहान को लगभग से घसीटते हुए दरवाजे तक लेकर जाना शुरू कर दिया। विहान रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज सर छोड़ दीजिए मुझे, आप नशे में हैं, आपको लग जाएगी। ये बोलते हुए वो किसी न किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहा था। अखंड के पैर लड़खड़ा रहे थे लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था। उसने दरवाजे पर पहुंचकर विहान को जोर से धक्का दिया तो विहान नीचे जमीन पर गिरते गिरते बचा। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए अखंड को देख रहा था जो गुस्से में एकदम पागल हो रहा था। अखंड विहान की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोला, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। ये बोलकर उसने जोर से दरवाजा बंद किया और वापस आकर अपने सोफे पर बैठ गया। उसके पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे। रास्ते में न जाने वो कितनी बार गिरने को हुआ, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाल लिया। इस वक्त फार्म हाउस में कोई भी सर्वेंट नहीं थी। वैसे भी अखंड अब सर्वेंट को कम ही अंदर आने की इजाज़त देता था। उसे न ही किसी सर्वेंट से खाना बनवाना होता था और साफ सफाई से भी आजकल उसे कोई मतलब नहीं होता था। वो आकर वापस अपने सोफे पर बैठा तो उसकी नज़रें सोफे पर रखी हुई तस्वीर पर गई। उसने अपनी बंद होती हुई आंखों से उस तस्वीर को देखते हुए उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। वो तस्वीर किसी और की नहीं, मून की थी। वो कुछ देर यूं ही उस तस्वीर को अपने सीने से लगाए बैठा रहा और फिर वापस उस तस्वीर को अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, तुम धोखेबाज निकली मून, तुम्हारी बातें सुनकर लगता था कि तुम इतनी जल्दी तो नहीं हार मानने वाली, लेकिन तुमने तो खुद को ही धोखा दे दिया। मेरी तो बात ही छोड़ो, इसलिए तो नफरत है मुझे तुमसे। तुम मेरे सामने बातें करती थी मुझे हराने की और खुद हार कर चली गई। तुम बहुत बुरी हो मून, तुम बहुत बुरी हो। ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गहरी लाल आंखें जैसे ही बंद हुई, आंसुओं की बूंदें उसके किनारों पर आकर रुक गई, लेकिन बाहर की तरफ नहीं आई। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और फिर वापस मून की पिक्चर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम बुरी हो लेकिन मैं प्यार भी तुमसे करता हूँ मून। मेरी हर घटिया हरकत को तुम सहती रही, लेकिन जब मुझे मेरी गलतियों का रियलाइजेशन होना शुरू हुआ तो तुम मुझे छोड़कर चली गई। थोड़ा सा तो वक्त दिया होता चांद। हर किसी को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है चांद, लेकिन तुमने तो मुझे मौका भी नहीं दिया। इसीलिए मुझे नफरत है तुमसे। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हालत इस वक्त सच में बहुत ज्यादा खराब थी। एक नशा और एक दिल की तकलीफ दोनों उसे तोड़ रही थी। कुछ ही सेकंड में वो गहरी नींद में चला गया था। सुबह का वक्त, अखंड की आंखें खुली तो अखंड अपने रूम में आया। वो बाहर हॉल में ही बैठे बैठे सो गया था, लेकिन अब वो जाकर बेड पर लेट गया था क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो बेड पर बैठा, बेड पर रखा हुआ रिमोट का बटन अचानक से प्रेस हुआ और सामने लगा हुआ एलईडी स्क्रीन चलने लगा, जिस पर आज के इवेंट शो की न्यूज़ दिखाई दे रही थी। अखंड ने अपने सिर पर तकिया रख लिया। उसे टीवी का साउंड बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें भी नहीं खोलना चाहता था ताकि उसकी नींद टूट ना जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नींद में ही रहना चाहता था। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें खुली जब उसने किसी लड़की की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत पलटकर टीवी की तरफ देखा, जहां पर एक खूबसूरत सा चेहरा उसे दिखाई दे रहा था। उस लड़की की आंखों पर गॉगल्स लगी हुई थी। रेड कलर की ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मीडिया वाले उसकी तरफ देखते बोले, आप मिसेज मून सिंघानिया है ना? अखंड सिंघानिया की बीवी, लेकिन आप इतने साल तक कहाँ थी? हर तरफ खबर फैली हुई थी कि आप इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आप अचानक से यहाँ। वो लड़की गुस्से से बोली, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं कोई मून सिंघानिया नहीं हूँ। मेरा नाम सनशाइन है, सनशाइन कपूर फैशन की सीईओ। मुझे नहीं पता आप किस मून सिंघानिया की बात कर रहे हैं। अखंड जो अपने बेड पर बैठा एकटक टीवी की तरफ देख रहा था, उसके पलकें भी नहीं झपक रही थी और जो आंसू हमेशा उसकी आंखों के किनारों पर आकर रुक जाते थे, वो आज उसकी आंखों से बाहर बहने लगे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो टीवी की तरफ देखते हुए बोला, चांद, मेरी चांद। एपिसोड 8 ओ दिस डैम टेस्ट किस। होटल ताज। वो रिपोर्टर जो सनशाइन के सामने खड़ा था, वो सनशाइन की तरफ देखते हुए बोला, आप कह रही हैं कि आप मून सिंघानिया नहीं है, लेकिन आपका चेहरा हूबहू मून सिंघानिया से मिलता है।
मून सिंघानिया अखंड सिंघानिया की बीवी है, जो मुंबई की टॉप बिजनेसमैन है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। क्या आप उन्हें नहीं जानती? सनशाइन व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, आप ये सवाल उनसे भी तो जाकर पूछ सकते हैं ना। उनकी बीवी का चेहरा मुझे मिलता है तो शायद उन्हें पता होगा। आप प्लीज़ ये सवाल जाकर उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। अब मैं नहीं जानती मुझ जैसी दिखने वाली लड़कियां इस दुनिया में कितनी हैं। अब हर किसी को पर्सनली जानूं, इतनी फ्री नहीं हूं मैं। और हाँ, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, लेकिन सनशाइन का एक एक पल बेहद कीमती है। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर सनशाइन तुरंत होटल ताज के अंदर चली गई। अब तक वो होटल के पार्किंग एरिया में थी, जहां पर मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि आज वहां पर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, जिसमें सारी एंट्रीज होने वाली थी। जो कंपनी और फैशन हाउस इस फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली थी, उन्हें आज अपना नाम अनाउंस करना था। वही विहान की गाड़ी भी वहीं पर पार्क थी, लेकिन वो होटल के अंदर था और सनशाइन भी अब अंदर आए, लेकिन सबके साथ नहीं, बल्कि वहां बने एक लग्जरियस रूम में चली गई। वो अभी सबके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो बाद में इवेंट ज्वाइन करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अखंड ने अपने बालों पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो अभी भी एलईडी स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही मून अंदर की तरफ गई, वो तुरंत अपनी जगह से उठा और एलईडी स्क्रीन के पास आया और उसे छूने लगा। जैसे उसके छूने से शायद मून उसे वापस दिखाई देने लगे। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। वो तुरंत बोला, मेरी चांद वापस आ गई। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम जरूर मेरे पास वापस आओगी। तुम कहा करती थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं बेशक से तुमसे कितनी ही नफरत क्यों ना करूं, लेकिन तुम मुझसे प्यार करोगी, इसलिए तुम मेरे पास वापस आए हो ना। क्योंकि तुम प्यार करती हो मुझे चांद, और मैं देखो कितना बेवकूफ़ हूँ, कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। मुझे तुम्हारे पास आना होगा, जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत यूं ही रूम से बाहर निकलने लगा, लेकिन जब दरवाजे तक आया तो उसे होश आया कि वो किस हालत में है। अब वो जल्दी से वापस रूम में आया और रेडी होने लगा। वहीं दूसरी तरफ इवेंट शुरू हो चुका था और टॉप 10 में से 8 कंपनियां स्टेज पर आकर अपना नाम अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था उन 2 कंपनियों का, जिनमें से एक हर साल नंबर 1 की पोजीशन पर आती थी और दूसरी इस बार पहली बार पार्टिसिपेट करने वाली थी। होस्ट ने जब एक बार फिर से 9th कैंडिडेट की अनाउंसमेंट की तो विहान स्टेज पर आया और वहां पर आकर खड़ा हुआ। वो होस्ट की तरफ देखते हुए बोला, इस बार सिंघानिया फैशन इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। होस्ट उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स भी विहान की बात पर हैरान था। सनशाइन जो अपने रूम में बैठी थी, वो भी हैरान थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि नीचे जो इवेंट हो रहा था उसकी लाइव स्क्रीनिंग अपने सामने लगी हुई एलईडी पर देख रही थी। अखंड का उस इवेंट में ना आना उसे भी अजीब लग रहा था। होस्ट विहान की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर विहान? विहान परेशान होते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी एक शख्स बाहर से अंदर की तरफ आया। उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले हुए थे और उसके चेहरे पर बेहिसाब गरूर झलक रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, अखंड सिंघानिया था। अखंड स्टेज की तरफ आया और होस्ट की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा हो नहीं सकता कि सिंघानिया फैशनर्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट ना करे और नंबर 1 पोजीशन पर ना आए। सालों का रिकॉर्ड ना कभी टूटा है और ना कभी टूटेगा। अखंड की बातें सुनते हुए सनशाइन के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो अखंड की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सालों का रिकॉर्ड भी टूटे और किसी का गुरूर भी। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फोन उठाया और रूम से बाहर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अखंड की बात सुनकर सबने तालियां बजानी शुरू कर दी थी। अखंड वही स्टेज पर खड़ा था। तभी होस्ट ने उसे कांग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक कहा, जिसके बाद अब वो बाकी सब की तरफ देखते हुए बोला, और अब बारी है हमारे 10th कैंडिडेट की। और अब वक्त आ गया है उनसे मिलने का, जिनका नाम आपने हमेशा सुना है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा, और वो है कपूर फैशन हाउस की सीईओ सनशाइन। जैसे ही होस्ट ने अनाउंसमेंट की, सामने से सनशाइन बेहद कॉन्फिडेंस से चलते हुए स्टेज की तरफ आए, रेड कलर की ड्रेस के साथ व्हाइट हिल्स, चेहरे पर बेहिसाब गुरूर और अदाएं। जिसने भी नजर उठाकर सनशाइन की तरफ देखा, वो बस उसे देखा ही रह गया। वही अखंड की नजरें भी सनशाइन पर टिकी हुई थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अब तक उसने टीवी में सनशाइन को देखा था, लेकिन अब सनशाइन उसके बिल्कुल सामने थी। वो बस उसकी तरफ देखता ही रहा। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा हुआ था। जैसे ही सनशाइन स्टेज पर आने को हुई, वो तुरंत आगे की तरफ आया और उसने अपना हाथ सनशाइन की तरफ बढ़ाया। सनशाइन ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और थोड़े एटीट्यूड से बोली, थैंक्स बट नो थैंक्स। ये बोलकर उसने बिना अखंड की हेल्प लिए अपना पैर स्टेज पर रखा और होस्ट के पास आकर खड़ी हो गई।
उसे स्टेज पर देखकर सबकी आंखें जैसे चौंधिया गई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि अखंड सिंघानिया की शादी मून अग्रवाल से हुई है और मून अग्रवाल का चेहरा अभी तक कोई भूला नहीं था। उनके सामने खड़ी लड़की उन्हें मून अग्रवाल दिखाई दे रही थी तो वो उसे ऐसे कैसे सनशाइन मान सकते थे। वही सनशाइन जब सबकी नज़रें खुद पर इस तरह से देखी तो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को मुझे यहाँ पर देखकर अच्छा नहीं लगा, जैसे आप लोगों को मुझे यहाँ पर देखकर अच्छा नहीं लग रहा। होस्ट, जिसके खुद के होश उड़े हुए थे, वो थोड़ा सा कपका कर बोला, एक्चुअली मिस सनशाइन, शायद सबको कन्फ्यूजन हो रही है। वो क्या है ना कि आपका चेहरा मिसेज सिंघानिया से मिलता है, आई मीन मिसेज मून अखंड सिंघानिया, तो शायद सबको कन्फ्यूजन हो रही है। सनशाइन व्यंग्य से हंसी और बोली, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैं हूँ, मुझ जैसा और कोई नहीं। तभी अचानक से अखंड बोला, सही कहा आपने, मेरी चांद जैसा कोई नहीं। सनशाइन ने अपनी गहरी नज़रों से उसे देखा और बोला, व्हाट डू यू मीन। अखंड अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसके पास आया और बोला, सबको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप मिसेज मून अखंड सिंघानिया है या नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें उनकी कन्फ्यूजन दूर कर देनी चाहिए। सनशाइन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अखंड के दिमाग में चलकर आए हैं। उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना रहा था, लेकिन वो बड़ी ही मजबूती से खुद को संभाल रही थी। वो थोड़े एटीट्यूड से बोली, ओह रियली, आपको लगता है अगर आप ये कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं तो वाई नॉट। मैं खुद चाहती हूँ कि लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अखंड डेविल स्माइल के साथ बोला, मेरे लिए लोगों की कन्फ्यूजन मैटर नहीं करती। अखंड सिंघानिया को सिर्फ खुद से मतलब है या फिर अपनी चांद से, और आप मेरी चांद है या नहीं, इसका मुझे एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ेगा। सनशाइन के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वही अखंड उसके और ज्यादा करीब हुआ और अगले ही पल उसने सनशाइन की कमर पर अपना हाथ रख लिया। सनशाइन के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें बड़ी हो गई। अखंड उसके एक्सप्रेशन ही नोटिस कर रहा था। उसने सनशाइन के होठों की तरफ देखा और धीमे से बोला, आज भी मेरे एक्टर से तुम सेड्यूस होने लगती हो। सनशाइन गुस्से से बोला, व्हाट रबिश। अगले ही पल अखंड ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। सनशाइन एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत अखंड के कंधे पर अपने हाथ रखे और उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन अखंड ने उसकी पीठ पर जो हाथ रखा हुआ था वो लगातार उसे दबा रहा था, जिससे सनशाइन उससे दूर जा ही नहीं पा रही थी। वो जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती, अखंड उसे खुद के उतना ही करीब कर रहा था। वो उसके होठों को इंटेंसली किस करता रहा और फिर एक डीप स्मूच करने के बाद उसके चेरी जैसे लिप्स की तरफ देखते हुए बोला, ओह दिस डैम टेस्ट, नाउ आई डोंट नीड एनी प्रूफ। सनशाइन की आंखों में हल्की नमी तैर गई थी। उसने तुरंत अपने होठों पर अपनी उंगलियां रख ली और उन्हें हल्का हल्का सहलाने लगी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पाल घूम गए थे जो उसने आज से सालों पहले अखंड के साथ विधायक थे। अखंड का उसे इस तरह से किस करना उसे अतीत में खींच कर ले गया था, लेकिन जल्दी ही वो होश में आए और अगले ही पल उसने अपना हाथ अखंड पर उठा दिया। लेकिन वो अखंड को थप्पड़ लगाती उससे पहले ही अखंड ने उसकी नाजुक सी कलाई पकड़ ली और अपनी गहरी नजरों से सनशाइन को देखने लगा। सनशाइन भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी और हर किसी की नज़र उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। इस वक्त उस पूरे एरिया का माहौल गर्म हो चुका था। अखंड सनशाइन के चेहरे पर झुका और फिर बड़े ही प्यार से उसने सनशाइन की उस नाजुक सी कलाई को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किया और उसे भी अपने होठों से चूमकर बोला, तुम्हारे जाने से पहले मैंने तुम्हारे साथ एक खेल खेला था और अब तुम खेलने वापस आए हो। उसकी बात सुनकर सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा वेलकम करना तो बनता ही है और इससे बढ़िया वेलकम क्या ही होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अखंड सिंघानिया चांद। ये बोलकर उसने सनशाइन की कलाई को छोड़ दिया और उसकी बातों से सनशाइन गुस्से से कांप रही थी। अगले ही पल वो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई और अखंड के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही सनशाइन अपने कमरे में आई, दरवाजा खोलते ही उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद किया और अगले ही पल उसने वहां पर रखी हुई हर एक चीज इधर से उधर पटकनी शुरू कर दी। कभी कांच का वास नीचे जमीन पर गिरता तो कभी सामने लगा हुआ बड़ा सा मिरर, टेबल, सोफा, उसने सब कुछ उलट पलट कर दिया था और अपनी आंखों से आंसू साफ कर कर अपना पूरा मेकअप भी खराब कर लिया था। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही पल घूम रहा था जब अखंड ने सबके सामने उसे किस किया। वो गुस्से से चिल्लाने लगी और अगले ही पल हद से ज्यादा कांपने लगी। उसका चिल्लाना बाहर तक सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन लिफ्ट में खड़े हुए अखंड सिंघानिया को जैसे अपनी धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। अगले कुछ पलों में वो सनशाइन के कमरे के बाहर खड़ा था। एपिसोड 9 इट वॉज सो डिस्गस्टिंग। होटल ताज।
सनशाइन अपने रूम में वापस आ चुकी थी। अखंड जिस तरह से उसे सबके सामने किस किया, उसे बहुत से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज वो अखंड से सालों बाद मिल रही थी, लेकिन पहले ही मुलाकात में अखंड उस पर हावी हो गया था। इस बात पर वो ना सिर्फ खुद पर गुस्सा कर रही थी बल्कि हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। वो पैनिक करने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी शिविर कर रही थी और ऐसी ऑन होने पर भी उससे हद से ज्यादा पसीना आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अखंड सिंघानिया लिफ्ट से बाहर निकला और उसके रूम के बाहर आकर खड़ा हुआ। अभी कुछ ही देर पहले उसने पता लगवा लिया था कि सनशाइन कौन से रूम में रुकी है। ऐसा तो ही नहीं सकता था कि मुंबई के किसी होटल में सनशाइन रुके और वो वहां का रूम नंबर ना पता कर सके। बेशक से सनशाइन ने खुद का नाम सनशाइन लिखवाया हुआ था, लेकिन अखंड को इस बात पर कोई शक नहीं था कि सनशाइन ही उसकी मून है। जैसे ही उसने हल्का सा दरवाजा खोला, दरवाजा पूरा खुल गया और उसकी नज़र सामने बेड के साथ लगकर खड़ी हुई सनशाइन पर गई, जो बुरी तरह से शिविर कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, सनशाइन ने भी दरवाजे की तरफ देखा और अपने सामने अखंड को देखकर जैसे वो एक पल के लिए फ्रिज हो गई। उसने इस चीज की इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं की थी कि अखंड वहां पर होगा। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वहीं अखंड उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी हालत को गौर से देखने लगा। उसका यूं कांपना अखंड को कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसने जैसे ही सनशाइन के कंधे पर अपना हाथ रखा, सनशाइन ने उसे जोर से धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, डोंट यू डेयर टू टच मी। उसका गुस्सा देखकर अखंड भी एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो वापस सनशाइन के करीब हुआ और इस बार उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और बोला, अगर कहोगी तो टच नहीं करूंगा, लेकिन पहले खुद को नॉर्मल करो। ये पैनिक अटैक है ना, तुम्हें पैनिक अटैक आया है। उसकी बातें सुनते हुए सनशाइन का चेहरा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अचानक ही वो एकदम से सुन हो गई जब अखंड ने सीधा उसे अपने सीने से लगा लिया। सनशाइन की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। वो अखंड के सीने से लगी हुई थी और अखंड ने उसकी पीठ पर अपने हाथ कसे हुए थे। सनशाइन गहरी गहरी सांस ले रही थी और अखंड उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ को सहलाने लगा था ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो सके। लेकिन जैसे ही सनशाइन थोड़ा सा नॉर्मल हुई, उसने जोर से अखंड को धक्का दिया और गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ना मुझे टच मत करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की, मुझे सबके सामने किस करने की? हाउ डेयर यू! समझते क्या हो तुम खुद को? अखंड उसके गुस्से पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना गुस्सा लगता है 3 सालों का गुस्सा एक साथ निकालने वाली हो। सनशाइन जो अब तक खुद को काफी संभाल चुकी थी, वो दांत पीसते हुए बोली, अपनी फालतू की बातें अपने पास रखो। तुम्हारे कहने से मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन जाऊंगी। मैं नहीं जानती मून सिंघानिया कौन है और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं सनशाइन हूँ। अभी तुमने नीचे जो किया वो बहुत घटिया था। इट वॉज सो डिस्गस्टिंग। तुम मुझे सबके सामने ऐसे किस नहीं कर सकते। अखंड उसकी बात पर मुस्कुराया और उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, सबके सामने ना करूं? मतलब तुम चाहती हो मैं तुम्हें अकेले में किस करूं? यू वॉन्ट टू किस मी राइट नाउ? सनशाइन गुस्से से चिल्लाकर बोली, आई जस्ट हेट यू। अखंड ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर बोला, बट आई जस्ट लव यू और तुम्हारा ये टेस्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही है। इट्स फ्रीकिंग सेक्सी। सनशाइन उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसने एक बार फिर से अखंड के सीने पर अपना हाथ रखा और उसे खुद से धक्का देते हुए बोली, कितने बेशर्म हो तुम। मैं तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ और तुम बार बार मेरे करीब आ रहे हो। अखंड मुस्कुराकर बोला, इतने दिनों बाद मेरे सामने आए हो और अपने करीब भी नहीं आने दे रही। तुम तो सच में बहुत नखरे वाली हो गई हो चांद। सनशाइन उसके मुंह से चांद सुनकर और भी ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गई और एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मेरा पीछा छोड़ने वाले। मुझे अथॉरिटी को ही कॉल करना पड़ेगा, वही तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेंगे। पता नहीं कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए। जब एक बार कह दिया मैं तुम्हारी कोई मून कोई चांद नहीं हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? पागल हो क्या तुम? किसी को भी मुंह उठाकर अपनी चांद बोलना शुरू कर दोगे? अखंड उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। वो एक बार फिर से सनशाइन के करीब आ चुका था। सनशाइन के चेहरे पर उसके बाल हल्के हल्के झूल रहे थे। उसने सनशाइन के बालों को हल्का सा उसके कानों के पीछे किया और बोला, तुम्हारा गुस्सा होना जायज है चांद। मैंने हरकतें ही ऐसे की थी, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम मेरे सामने कोई सनशाइन बनकर आओगी और मैं तुम्हें सनशाइन समझकर तुमसे दूर हो जाऊंगा। अपनी चांद की खुशबू पहचानता हूँ मैं। तुम्हारे ये होठों का टेस्ट तुम तो जानती हो। जिस दिन पहली बार तुमसे मिला था, इन होठों को पीकर ही तो मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। वो टेस्ट मैं आज तक नहीं भूला हूँ। बेशक से खुद को चिल्ला चिल्ला कर सनशाइन कहती रहो, लेकिन तुम मेरी चांद हो, इस बात का मुझे कोई प्रूफ चाहिए ही नहीं। उसकी बात सुनकर सनशाइन एक पल के लिए उसकी तरफ देखती रह गई।
कितना चेंज आ गया था अखंड में। पहले वो इतनी पॉलिटिकली कभी बात नहीं करता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें अखंड से हटाई और खुद से ही बोली, हाँ मिस्टर सिंघानिया, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। पहले भी आप ऐसे ही थे, किसी के सामने पल में अच्छे और पल में आप इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देते थे। चेहरे पर अच्छाई दीवानगी का नकाब ओढ़कर अपने नफरत का खेल शुरू किया था, और आज भी आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं ताकि मैं आपके इस प्यार वाले जाल में फंस जाऊं। मैं भूल नहीं सकती हूँ जो आपने मेरे साथ किया है। आपको और आपकी हरकतों को मैं कभी भुला नहीं पाई, इसलिए तो आज आपके सामने आई हूँ ताकि आपको फेस कर सकूं और मेरे अंदर जो डर है वो बाहर निकाल सकूं। आपके चंगुल में एक बार फिर से फंसने के लिए नहीं आई हूँ मैं। उसे खुद में खोए देख अखंड मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हमारे पास्ट के बारे में सोच रही हो क्या? सनशाइन व्यंग्य से हंसी और बोली, कैसे इंसान हैं आप मिस्टर सिंघानिया। आपकी बीवी को मरे कुछ ही साल हुए हैं और आप उसका नाम लेकर दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हैं। ऐसा घटियापन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, लेकिन मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूं जो आपके ट्रैप में आ जाऊंगी। आपको प्रूफ नहीं चाहिए ना, लेकिन मैं आपको प्रूफ दूंगी। ये बोलकर उसने तुरंत वहां से अपना बैग उठाया और उसमें से अपने आइडेंटिटी कार्ड निकालकर अखंड के सामने किया, जहां पर उसका नाम सनशाइन लिखा हुआ था। पूरा कार्ड ओरिजिनल लग रहा था और उस पर इन्फॉर्मेशन भी मून की इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग थी। अखंड ने उस कार्ड की तरफ देखा भी नहीं और उसे अपने हाथ से साइड कर बोला, मैंने तुमसे पहले कह दिया चांद, तुम्हें पहचानने के लिए मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। तुम बेशक से कुछ भी दिखाओ, मैं तुम्हें कोई सनशाइन नहीं मानने वाला। तुम मेरी चांद हो, मतलब मेरी चांद हो। अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर उसने सनशाइन का हाथ पकड़ लिया तो सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अपना हाथ एक झटके से अखंड से छुड़ाया और बोला, हाउ डरे यू। मेरे प्रूफ देखने के बाद भी तुम्हारा पागलपन बंद नहीं हो रहा। लगता है अब मुझे अथॉरिटी को ही कॉल करना पड़ेगा। ये बोलकर उसने तुरंत अपने फ़ोन से होटल ताज के अथॉरिटी में कॉल किया तो कुछ ही देर में 3-4 लोग उसके रूम के बाहर आए। अखंड और सनशाइन दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अखंड मुस्कुराते हुए सनशाइन को देख रहा था, वही अखंड के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा झलक रहा था। जैसे ही वो लोग रूम के अंदर आए, सनशाइन तुरंत उनसे बोली, कैसा होटल है आपका जहाँ पर कोई भी इंसान किसी के रूम में भी आ जा सकता है? ये पागल इंसान मुझे अपनी बीवी समझ रहा है, इसलिए मुझे परेशान कर दिया है और आपके होटल वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं, इसे मेरे रूम से बाहर निकालिए। उसकी बात सुनकर होटल अथॉरिटी के लोगों ने अखंड की तरफ देखा। अखंड अपनी पॉकेट में अपने हाथ डालकर खड़ा था। उसे देखकर उन लोगों का गला सूखने लगा। वो भला कैसे ही अखंड सिंघानिया को वहां से बाहर जाने के लिए बोल सकते थे। वहीं जब सनशाइन ने उन लोगों के एक्सप्रेशंस देखे तो व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, तो अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों की जुबान क्यों बंद है। इस इंसान ने अपने पैसों से आपकी जुबान खरीद ली होगी, वो तो इसकी हरकतों से ही पता चलता है, वरना कोई इंसान खुलेआम इतना पागलपन कैसे ही दिखा सकता है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पैसों से अट्रैक्ट हो या फिर किसी की पर्सनैलिटी से। मैं सनशाइन हूं और आखिरी बार कह रही हूं मैं तुमसे। ये बोलते हुए उसने अखंड के सामने अपनी उंगलियों की चुटकी बजाए और उंगली अखंड की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, मुझसे दूर रहो। आइंदा अगर मेरी इजाज़त के बिना मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत अपना बैग और अपना फ़ोन लिया और वहां से चल गई। अखंड अभी भी अपनी पॉकेट में हाथ डाले मुस्कुराते हुए उसे जाते देख रहा था। अथॉरिटी वाले उसे कुछ कहने को हुए, लेकिन उससे पहले ही अखंड चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते उसकी नज़रें उन डॉक्यूमेंट पर गई जो सनशाइन उसे दिखा रही थी, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराया और उन्हें भी अपने साथ ही लेकर गया। कुछ देर बाद कपूर विला। सनशाइन की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से बाहर निकलकर तुरंत अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही उसने बेड पर अपना पर्स रखा और सीधा वॉशरूम में चले गई। वॉशरूम में आकर वो शावर के नीचे खड़ी हुई, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे और उसकी आंखों के सामने अखंड का चेहरा घूम रहा था। एक बार फिर से वो पैनिक करने लगी थी। अपने इसी डर को निकालने वो स्कॉटलैंड से इंडिया आई थी और ये डर उसे हद से ज़्यादा परेशान कर रहा था। शावर के नीचे खड़ी खड़ी वो देखती रही और कब तकरीबन 1 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला। उसके फ़ोन पर लगातार राहेल के कॉल आ रहे थे, लेकिन फ़ोन साइलेंट था। उस फ़ोन का पता ही नहीं चला और तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो शावर के नीचे खड़ी खड़ी ठंड की वजह से कांपने लगी थी तो उसने शावर ऑफ किया और एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं यहाँ पर उनका सामना करने आई हूँ ना, तो मैं उनका सामना करूँगी। ये जो उनकी हरकतें ऐसी होगी जो मुझे फ्रस्ट्रेटेड करेंगे, मुझे पैनिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अब कमज़ोर नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी नहीं।
ये बोलते हुए वो एक बार फिर से गहरी सांस ली और शॉवर बंद कर खुद पर टॉवल रेप किया और वॉशरूम से बाहर आए। उसके गोरे पैर जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे से बाहर पायदान पर आए, अचानक ही अंदर रूम में बेड पर बैठे हुए एक शख्स की नजरें उन गोरे पैरों पर गई और वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें पता है चांद, उस चांद की खूबसूरती की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सवाल सुनकर ही सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी नजरें तुरंत बेड पर चली गई जहां से वो आवाज आई थी। वहां अखंड को देखकर उसके होश उड़ गए। इस वक्त वो सिर्फ टॉवल में थी। ऐसे कैसे वो अखंड के सामने आ सकती थी, लेकिन वो अंदर जाती उससे पहले ही अखंड ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। एपिसोड 10, रोमांस करना बहुत अच्छा आता है मुझे। कपूर मेंशन। सनशाइन के गोरे पैर जैसे ही वॉशरूम के दरवाजे से बाहर पायदान पर आए, अचानक ही अंदर रूम में बेड पर बैठे हुए एक शख्स की नजरें उन गोरे पैरों पर गई और वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें पता है चांद, उस चांद की खूबसूरती की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये सवाल सुनकर ही सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी नजरें तुरंत बेड पर चली गई जहां से वो आवाज आई थी। वहां अखंड को देखकर उसके होश उड़ गए। इस वक्त वो सिर्फ टॉवल में थी। ऐसे कैसे वो अखंड के सामने आ सकती थी, लेकिन वो अंदर जाती उससे पहले ही अखंड ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सनशाइन गुस्से से कांपते हुए बोली, इतनी भी शर्म नहीं है आप में कि एक लड़की के रूम में बिना उसकी इजाजत के नहीं जाते हैं? अखंड मुस्कुरा कर बोला, अगर मैं शर्म करूंगा तो बेशर्मी कौन करेगा? और अपनी चांद के साथ बेशर्मी ना करूं, इतना शरीफ तो मैं पहले भी नहीं था। सनशाइन इरिटेट होते हुए बोली, डिस्गस्टिंग। अखंड एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी क्या? सनशाइन ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अखंड मुस्कुरा कर बोला, उस चांद की सबसे बड़ी खासियत है कि वो चांद सालों से अपनी खूबसूरती को मेंटेन किए हुए है। वो पहले भी खूबसूरत था, अभी खूबसूरत है और हमेशा खूबसूरत ही रहेगा। कोई उसकी खूबसूरती को हरा नहीं सकता। और मेरी चांद की खासियत भी यही है कि वो हर दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। ये बोलते हुए उसने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया था। सनशाइन ने उसका हाथ झटकाया और बोली, आपको फ्लर्ट करने के अलावा और कोई काम नहीं आता है क्या मिस्टर सिंघानिया? अखंड उसके होठों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रोमांस करना बहुत अच्छा आता है मुझे, और किस करने का तो मूड भी है मेरा। ये बोलते हुए उसकी नजरें सनशाइन के गुलाबी होठों पर थी। सनशाइन ने जोर से आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी, कोई है? लेकिन उसकी आवाज बाहर जाती उससे पहले ही अखंड ने अचानक उसके होठों पर अपना हाथ रखा और अपना दूसरा हाथ पूरी तरह से उसकी कमर पर लपेटकर उसे दीवार से लगा दिया। सनशाइन एकदम चौंक गई। अखंड बेहद तेजी से उसके करीब आ गया था और इस वक्त अखंड की सांसें बहुत गहरी चल रही थी। अखंड गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और के सामने इस तरह से जाओगी और मैं जाने दूंगा? उसकी बात सुनकर सनशाइन ने उसे जोर से धक्का दिया और बोली, और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अखंड एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये तो तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो चांद, खैर पूछोगी नहीं मुझसे मैं यहाँ पर क्यों आया? ये बोलते हुए उसकी नजरें अब सनशाइन की गर्दन पर थी। सनशाइन ने अपने बालों को हल्का सा अपने आगे किया, जिससे उसकी अपर बॉडी काफी हद तक कवर हो जाए, लेकिन अखंड ने अगले ही पल उसके बालों को साइड किया और बोला, ऐसे ज्यादा सेक्सी लग रही हो। सनशाइन चिढ़ते हुए बोली, दफा हो जाए आप यहाँ से, वरना मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा और फिर मत कहिएगा कि मैं यूं ही किसी के सामने नहीं जा सकती। मेरी बॉडी और मेरी मर्जी, मैं किसी के सामने कैसे भी जाऊं। अखंड वापस बेड पर आया और वहां पर रखे हुए पासवर्ड और आइडेंटिटी कार्ड को मून के पास लाकर बोला, मैं तो बस तुम्हें ये देना आया था। उसके हाथों में वो डॉक्यूमेंट देखकर सनशाइन की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत उन डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में लिया और गुस्से से अखंड को देखने लगी। अखंड मुस्कुराते हुए बोला, गुस्सा क्या दिखा रही हो? एक तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट वापस देने आया, वरना बिना डॉक्यूमेंट के तुम यूं ही चिल्लाती रह जाती है कि तुम सनशाइन और कोई भी तुम पर यकीन नहीं करता। खैर मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ पर आने का ये फायदा भी होगा। ये बोलते हुए उसने सनशाइन की टॉवल की तरफ देखा जो बस नाजुक सी लिपटी हुई थी। अगर हल्का सा उस टॉवल को खींचा जाता तो वो टॉवल उसके बदन से सरक जाती। उसकी नजरें खुद पर पाकर सनशाइन की सांसें हलक में अटक रही थी। वो अखंड पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अचानक से ही उसे धक्का देकर तुरंत वॉशरूम में भाग गई। अखंड ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक सनशाइन वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी। अखंड उसकी इस हरकत पर हंसा। यकीन तो उससे पहले ही था कि सनशाइन उसकी मून है, लेकिन इस हरकत ने तो जैसे इस बात पर अपनी मोहर लगा दी थी। अखंड हंसते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, अच्छा अब मैं जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। अभी थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी,
टाइम से खाना खा लेना, तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जब मेरा तुमसे मिलने का मन करेगा तो मैं वापस आऊंगा। ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चल दिया। जैसे ही सनशाइन को दरवाजा बंद होने की आवाज आई, सनशाइन ने एक राहत की सांस ली और तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ आई। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, ओह गॉड, कैसे इंसान है मिस्टर सिंघानिया, इनसे तो पीछा छुड़ाना भी मुश्किल। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अचानक से किसी ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। सनशाइन की सांसें जैसे हल्क में अटक गई। कोई शख्स उसके पीछे खड़ा था और उसकी गर्दन पर उस शख्स के होंठ छू रहे थे। वो एक बार फिर से शिविर करने लगी थी। वो शख्स कोई और नहीं अखंड ही था। अखंड उसके कंधे पर आए बालों को साइड कर कर अपना चेहरा उसके कंधे पर रखते हुए बोला, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो चांद? ये तो गलत बात है। ये बोलते हुए वो उसके आगे आकर खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे अंदर समाने को बेताब हूं और तुम मुझसे दूरी बना रही हो। सनशाइन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब आप चालबाजी करना भी जानते हैं? मुझे लगा आप बाहर चले गए लेकिन आप यहीं पर हैं। अखंड उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें गुड बाय किए बिना मैं भला कैसे जा सकता था? सनशाइन उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कई बार गुड बाय नहीं होती, सिर्फ अलविदा हुआ जाता है, वो भी हमेशा के लिए। अखंड उसकी बात पर उसकी आंखों में आंखें डालकर ही बोला, लेकिन कुछ अलविदा किस्मत से लड़ जाती है, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी नहीं पूरी होने के लिए शुरू होती है और हमारी कहानी तो सुपरहिट होगी। ये बोलकर उसने सनशाइन के पीछे अपना हाथ रखा और आगे बढ़कर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। सनशाइन एकदम चौंक गई। आज उसे पहली बार अखंड की तरफ से एक फीलिंग का एहसास हुआ था। जब जब अखंड उसके करीब आता था तो उसके करीब आने में सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती या फिर गुस्सा, अग्रेशन नजर आता था, लेकिन आज अखंड का उसके पास आना कुछ अलग था। वो अखंड की तरफ देखती रह गई और अखंड मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। सनशाइन अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसने अपनी उंगलियों से अपना माथा छुआ और फिर अपनी उंगलियों की तरफ देखने लगी। अचानक ही उसने अपना सर झटकाया और बोली, नहीं नहीं, मुझे मिस्टर सिंघानिया के जाल में नहीं फंसना था। एक बार फिर से उन्होंने ये सब शुरू कर दिया, प्यार और ऑब्सेशन का जाल जैसे पहले किया था। अब मुझे उनके जाल में नहीं फंसना, खुद पर उनका इफेक्ट नहीं पड़ने दे सकती मैं। ये बोलते हुए वो उन दिनों को याद कर रही थी जब उसकी मुलाकात अखंड से हुई थी और अखंड ने अपने ऑब्सेसिव बिहेवियर के साथ उसे अपने जाल में फंसाया था और फिर गृह प्रवेश के दिन उससे अपनी नफरत का इजहार किया था। उसने एक गहरी सांस ले ली और तुरंत अपनी क्लोजेट की तरफ आई। उसने अपने कपड़े निकाले और उन कपड़ों को पहनकर रेडी हो गई। रात का वक्त हो गया था लेकिन उसे कहीं जाना था, किसी ऐसी जगह जहां पर जाकर उसे सुकून मिलने वाला था। वो कपूर मैंशन की पार्किंग एरिया में आए और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ अखंड अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था। वो अपने आदमी से बात करते हुए बोला, मुझे अभी इसी वक्त इस नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बोलते हुए उसने अपने आदमी को आहिल का नंबर दिया, क्योंकि जब सनशाइन शावर ले रही थी और अखंड उसके बेड पर बैठा था तो इस नंबर से सनशाइन को कंटिन्यूअसली कॉल आ रही थी। फोन साइलेंट पर था इसलिए सनशाइन को पता नहीं चला, लेकिन अखंड वहीं पर बैठा था और उसकी नज़र जैसे ही सनशाइन के फ़ोन पर गई उसने वो नंबर तुरंत अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ सनशाइन अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसने जैसे ही अपने फ़ोन पर म्यूज़िक स्टार्ट करना चाहा, उसकी नज़र अपने फ़ोन पर शो हो रही मिस्ड कॉल्स पर गई जिसमें आहिल का नंबर सो रहा था। उसने तुरंत आहिल को कॉल किया। सामने से आहिल की परेशानी भरी आवाज़ आई, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो शाइन? तुम जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी टेंशन हो रही थी। अभी कुछ देर पहले मुझे सर्वेंट से पता चला कि तुम कपूर मेंशन में ही हो, लेकिन तुमसे कोई मिलने आया हुआ है। कौन मिलने आया था तुमसे? उसके सवाल पर सनशाइन सोच में पड़ गई कि वो आहिल को क्या ही जवाब दे। आहिल ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो अखंड से दूर रहेगी, लेकिन यहाँ तो पहले दिन ही अखंड ने उसके सारे प्लान की ही धज्जियां उड़ा दी थी। उसे सबके सामने किस कर लिया था। जब वो कुछ नहीं बोली तो सामने से आहिल की आवाज़ आई, कहीं तुमसे अखंड तो नहीं मिलने आया था? उसके सवाल पर अब सनशाइन की बोलती बिल्कुल ही बंद हो गई। तभी वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई जहां पर वो आई थी। वो तुरंत बोली, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ आहिल। ये कहकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं आहिल अपने फ़ोन की तरफ देखने लगा। वो गुस्से से बोला, मुझे तुम्हें अकेले भेजना ही नहीं चाहिए था शाइन, ये जानते हुए कि वो घटिया इंसान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे पास आना ही होगा। मैं तुम्हें उसे इंसान के साथ अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर उसने जल्दी से अपने आदमी को कॉल किया और अपने इंडिया जाने के अरेंजमेंट करवाने शुरू कर दिए। आगे जारी है।